भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को हम पढ़ेंगे और ना केवल पढ़ेंगे बल्कि सीखेंगे। उसी क्रम में आज हम अपनी नई कक्षा का प्रारंभ करते हैं। यह ऑनलाइन लेक्चर है, लाइव लेक्चर है। और इस क्रम में, पढ़ाई के क्रम में, पिछली कक्षा में हमने प्रस्तावना को समाप्त किया था और मैंने आपसे कहा था कि प्रस्तावना से संबंधित जितनी बातें कक्षा में बताई गई हैं पिछली कक्षाओं में, उसको आप रिवाइज करिए, उसको पढ़िए और उसके बाद जहां पर भी कोई प्रश्न मिले उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। सॉल्व होगा, अगर नहीं होगा तो आप मुझे मैसेज करके बताइए कि फला प्रश्न सॉल्व नहीं हुआ। उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे प्रश्न सॉल्व होंगे, क्लास नोट से होंगे, केवल और केवल क्लास नोट से होंगे, किताब ना पढ़ें तब भी होंगे। 90% तो जरूर होंगे और ऐसा ही प्रयास हर टॉपिक में रहेगा। तो प्रियम्बल एक एग्जाम्पल के तौर पर भी है कि करके बताना, कहीं से भी कोई सवाल मिले कि ये तुम्हारा सवाल सॉल्व होता है या नहीं। नहीं होता है तो मुझे बताना, ये बहुत बढ़िया है कि यहां पर आप मैसेज भेज सकते हैं। तो उसी क्रम में आज से नया टॉपिक शुरू करते हैं। और जैसा हमने बताया था आपको कि पहले फिलोसफी का हिस्सा पढ़ेंगे, संविधान के दर्शन का हिस्सा पढ़ेंगे। तो प्रस्तावना पढ़ने के बाद मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। अब मौलिक अधिकार एक ऐसा टॉपिक है जिसमें करंट के बहुत सारे मुद्दे कवर हो जाएंगे। अभी जो हालिया चीजें चल रही है वो भी आ जाएंगी। इंटरनेट मौलिक अधिकार है कि नहीं है, कैसे बना, समलैंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था, सबरीमाला केस, आरक्षण की पूरी व्यवस्था, जाति के आधार पर ही वह क्यों दी जा रही है, मतलब जितनी ऐसे बहुत सारे मुद्दे आ जाएंगे। यूथेनेशिया या दया मृत्यु की भारत में क्या स्थिति है, वो जीवन के अधिकार से। तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को पॉलिटी के रूप में पढ़ेंगे और आज से एक बहुत ही शानदार टॉपिक शुरू करेंगे। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार एक ही चीज है। आप उसको मूल अधिकार के हैं, मौलिक अधिकार के हैं, सेम है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। तो बहुत विस्तार से, और जैसा शुरू से अपना नियम रहा है कि टॉपिक को जीरो से शुरू किया जाएगा और उसके बाद उसके टॉप तक चलेंगे। बट उससे पहले जरूरी है कि आज के मैसेजेज एक बार देख लिए जाएं। क्लास शुरू करने से पहले जरूरी है कि एक बार हम आज के मैसेजेस देख लें। तो मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों के मैसेजेज हैं। मोहित साहब, नीरज, आदर्श, अफरोज, आशु, दीपाली, सबको गुड मॉर्निंग, सबको जय हिंद। हरिशंकर, देवयानी, प्रेम, सबको गुड मॉर्निंग, जय हिंद। बिल्कुल आज मौलिक अधिकार शुरू होगा। मनोज, अन्नू, सोनू, सबको गुड मॉर्निंग। आ आतिश लिख रहे हैं कि जो क्वेश्चन आपने करने को बोला था मैंने किया, बट उसे चेक कैसे करवाएं। एक बार आप, मैं भी बात करूंगा, आप भी बात करना। जो नंबर आपको दिया गया है, देखते हैं कैसे उसकी व्यवस्था होगी। आसपास भी कोई जागरूक आदमी हो तो उससे भी करवा सकते हैं, क्योंकि अभी तो कोविड का टाइम है तो ऑफ कोर्स मिलजुल कर तो कोई नहीं कर सकता, बट जैसे भी हो देखते हैं कैसे होगा। आप भी एक बार कैरियर विल पे करना, मैं भी उनसे बात करूंगा कि चेकिंग का कोई मैकेनिज्म है या नहीं। तो रवि, राघवेंद्र, सबको गुड मॉर्निंग। आंसर चेक करवाने की कई लोगों की रिक्वेस्ट है, मैं देखता हूँ। कृष्ण, राकेश, सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं समझता हूँ कि बफरिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। मांडवी, रामकृष्ण, सुनीता, फरहीन, ब्रजपाल, गुड मॉर्निंग सबको। बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। अग्नोत्री, अमृत, दिव्यांग, सबको गुड मॉर्निंग। गर्दा उड़ा दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल गर्दा ही उड़ा दूंगा, चिंता मत करिए। प्रजातंत्र और लोकतंत्र एक ही है, बिल्कुल खुशबू, प्रजातंत्र और लोकतंत्र एक ही है। दोनों को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। बट आप जब भी एग्जाम में लिखें तो लोकतंत्र लिखें, वो ज्यादा अच्छा शब्द है, क्योंकि प्रजा कहीं ना कहीं राजा की होती है। प्रजातंत्र भी ठीक है बट लोकतंत्र शब्द ज्यादा अच्छा है। बाकी दोनों का इंग्लिश डेमोक्रेसी है तो दोनों चलता है। आंसर चेक करवाने की, ठीक है, उसकी व्यवस्था देखते हैं कैसे होगी। तो चलिए, राधे राधे, बिल्कुल। राजा साहब और कौन है, रौनक, सबको गुड मॉर्निंग, सबको राधे राधे। आ गुड मॉर्निंग संतोष, चलिए गुड मॉर्निंग लगातार लोग करते जा रहे हैं, तो सबको, रौनक साहब आपको भी राधे राधे। अब यहीं पे गुड मॉर्निंग आदि का दौर में छोड़ देता हूँ। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस हैं तो जितना संभव हो पाया सबका जवाब भी हो गया, क्योंकि क्लास शुरू करना जरूरी है, एक बार फ्लो में आ जाए। तो अब थोड़ी देर के लिए डॉक्टर साहब हीरामन बन जाते हैं, तीसरी कसम खा लेते हैं कि कुछ बेसिक पहले पढ़ लेंगे तब उधर देखेंगे, क्योंकि उधर बार बार देखने से जब नजरें मिल जाती हैं कंप्यूटर से, तो नजरें मिल जाने के बाद आपको पता है कि आदमी थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। तो उधर कंप्यूटर में जब मैसेज पढ़ लेते हैं तो थोड़ा डाइवर्शन हो जाता है। तो इसको जानते हैं फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार, बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। अच्छा, जिसने कभी पढ़ा है मौलिक अधिकार, नहीं पढ़ा है, कोई टेंशन की बात नहीं।
कुछ नहीं पढ़ा है फंडामेंटल राइट, ये भी नहीं पता है मौलिक अधिकार क्या है, तब भी कोई चिंता मत करो। इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, हो सकता है 10 क्लास लगे, 12 15, मुझे नहीं पता है कितना लगेगा, क्योंकि फ्री हैंड इस बार खेल रहा हूं। तो जो भी समय लगे उसके लिए चिंता मत करना कि सर आपने फंडामेंटल राइट में 15 दिन क्यों लगा दिए, मैं लगा दूंगा। उद्देश्य यही रहेगा कि तुमने एफ भी नहीं पढ़ा है फंडामेंटल राइट का, लेकिन जब वो 15 दिन गुजर जाए तो एकदम फंडामेंटल राइट के मास्टर बनकर निकलो। मौलिक अधिकार कि उसमें कोई भी प्रश्न, वही वाली बात हो कि किसी भी दिग्गज से जाके टकरा जाए कि जरा हमसे फंडामेंटल राइट का सवाल पूछिए, उसी लिहाज से। बट शुरू करेंगे एकदम जीरो से, तो आपने पढ़ा नहीं पढ़ा उसको भूल जाइए, इसको फोकस करिए। पहले कुछ सबसे बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान में अमेरिका से लिए गए हैं। ये सारी किताबों में लिखा हुआ है, फिर भी मैंने कहा कि हमें भी शुरुआत से चलना है। तो ये जानना है कि फंडामेंटल राइट्स किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से। मौलिक अधिकार भारत के संविधान में अमेरिका से लिए गए, यूएसए से। और मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में पाए जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में पाए जाते हैं, भाग 3 में पाए जाते हैं। और भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। अब याद करो, भाग 1 और भाग 2 अभी हमने छोड़ रखा है, ऐसा नहीं कि मैं भूल गया हूं, पक्की तौर पर मुझे याद है, और ये ऑन कैमरा भी बोल रहा हूं कि भाग 1 और भाग 2 भी होगा। बट अभी शुरू कहां से मैं कर रहा हूं? भाग 3 से, क्योंकि एक क्रम इसी में बनता है। आ, एक क्रम इसी में बनता है कि पहले दर्शन, तो भाग 1 और भाग 2 भी होगा, बट पहले दर्शन का हिस्सा पढ़ ले, मौलिक अधिकार, निदेशक तत्व, तो वो सब। तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, इसका मतलब देखो, संविधान में सबसे पहले उद्देशिका है। उद्देशिका के बाद आता है भाग 1। भाग 1 में केवल 4 आर्टिकल है, 1 से लेकर 4 तक। उसके बाद आता है भाग 2, नागरिकता। नागरिकता में आर्टिकल है 5 से लेकर 11 तक। तो आर्टिकल 11 पे भाग 2 खत्म होता है, और तब भाग 3 पार्ट 3 शुरू होता है आर्टिकल 12 से। और इसमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आर्टिकल्स हैं। तो एक एक आर्टिकल को, उसके सारे मुकदमे, सारे कानून, मतलब जैसा फर्स्ट डे बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की तरफ पढ़ना। कुछ बेसिक फैक्ट्स हमने देखा, कहां से लिए गए हैं मौलिक अधिकार? अमेरिका से। भारत के संविधान में कहां रखे गए हैं? भाग 3 में। और आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। अब आते हैं सबसे पहले कि मौलिक अधिकार क्या है। व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? तो मौलिक अधिकार की पहले परिभाषा लिखो। अच्छा, संविधान में इसकी परिभाषा नहीं, बट फिर भी कोई पूछे तो विश्व में कहीं पर भी फंडामेंटल राइट्स को राजनीति विज्ञान में कैसे डिफाइन करते? संविधान में कहीं परिभाषा नहीं, बट हमें अगर बताना हो तो कैसे बताएंगे कि मौलिक अधिकार क्या है? इसको लिखो। मौलिक अधिकार वे अधिकार है, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो नागरिकों के, जो नागरिकों के भौतिक और नैतिक, मटेरियल एंड मोरल, जो नागरिकों के भौतिक और नैतिक, मटेरियल एंड मोरल विकास के लिए जरूरी हैं, जो नागरिकों के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी हैं, और जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। जो नागरिकों के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी हैं और जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है, और जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। फिर से सुनो, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो नागरिकों के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी हैं और जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण, स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। इसका मतलब दो शब्द यहां पे आते हैं कि भौतिक विकास, मटेरियल डेवलपमेंट, और दूसरा आता है नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। तो देखते हैं भौतिक और नैतिक विकास का मतलब क्या है। जब भी मटेरियल शब्द का प्रयोग किया जाता है, भौतिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसका मतलब जैसे हम कहते हैं भौतिकतावादी, इसका मतलब जो जीवन से संबंधित हो, जगत से संबंधित हो। तो कहते हैं कि आजीविका, रोजगार, ये भौतिक साधन है
जिसके द्वारा हमारा जीवन बेहतर बनता है। तो भौतिक जगत का मतलब है कि सांसारिक जीवन में सफलता, पैसे कमाना, रोजगार करना, वो सब चीजें। और नैतिक का मतलब है उच्च चरित्र का होना, श्रेष्ठ मस्तिष्क का होना, एक अच्छा व्यक्ति होना। तो कई व्यक्ति आपको इस दुनिया में ऐसे मिलेंगे जो भौतिक जगत में तो बहुत सफल है, भौतिक जगत में बहुत सफल है, पैसा खूब कमा लिया, लेकिन नैतिक विकास उनका नहीं हो पाया। अभी भी एथिक्स के नाम पर वही पड़ा हुआ है, और लूट खसोट और ये किन प्रकार यही उसका पेशा है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या क्या कहा जाएगा, या मैं क्या कहता हूं, धन पशु। तो पशु कई किस्म के होते हैं, एक पशु धन पशु भी होता है, जिसने धन तो अर्जित कर लिया लेकिन मनुष्यता अर्जित ना कर पाया। भौतिक विकास उसका हुआ, नैतिक विकास नहीं हुआ। जबकि एक अच्छा मनुष्य वो है जिसका भौतिक विकास भी हो। तो गरीबी में रहना, दरिद्रता में रहना, पशु की तरह नाले का पानी पी लेना, यह भी मनुष्यता नहीं है। वहां भी हमें मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन देना है, गरिमा याद करो। तो भौतिक में भी सफलता जरूरी है कि भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हो, यह भी जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ नैतिक विकास भी होना चाहिए, हमारा मानसिक विकास भी होना चाहिए, हमें समाज के बारे में भी सोचना चाहिए, हमें एक बेहतर व्यक्ति भी बनना चाहिए। तो भौतिक और नैतिक का हमने अर्थ समझा। और मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो भौतिक समृद्धि में तो सहायता करते ही हैं, उससे संसार में भी फायदा होता है, लेकिन वे हमें नैतिक रूप से भी श्रेष्ठ बनाते हैं। तो जिससे भौतिक विकास भी हो, नैतिक विकास भी हो, ऐसे श्रेष्ठतम अधिकारों को, तो अधिकार तो बहुत सारे हैं, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे भौतिक नैतिक सारा विकास होता है, जिसके बिना संभव नहीं है, ऐसे अधिकारों को मौलिक अधिकार कहेंगे। जैसे शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा हमें सांसारिक जीवन में भी सफलता दिलाती है। शिक्षा अच्छे से प्राप्त करोगे तो एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, कलेक्टर साहब बन जाओगे। तो कहने का मतलब ये भी शिक्षा के एक आयाम है कि नहीं, कि शिक्षा से आपको सांसारिक जीवन में सफलता मिली। लेकिन शिक्षा का एक दूसरा आयाम भी है, और शिक्षा का दूसरा आयाम यह है कि जब शिक्षा प्राप्त करेंगे तो गांधी जी के बारे में जानेंगे, भगत सिंह के बारे में जानेंगे, विवेकानंद के बारे में जानेंगे, और इस तरह से हमें महान आदर्श भी मिलेंगे। तो शिक्षा मुझे यह भी बताएगी कि मुझे अच्छा जीवन यापन कैसे करना है, और शिक्षा मुझे नौकरी पाने में भी सहायता देगी, शिक्षा मुझे व्यापार करने में भी सहायता देगी, और शिक्षा मुझे श्रेष्ठ भी बनाएगी। इस तरह का अधिकार। तो वे अधिकार जो भौतिक, जैसे स्वतंत्रता, यदि एक स्वतंत्र मनुष्य है तो अपने खुद निर्णय सारे लेगा, तो उससे उसका बिजनेस भी चलेगा, मतलब हर जगह। आवागमन की स्वतंत्रता, तो मैं अपने सामान के संदर्भ में भी जा सकता हूं, और आवागमन की स्वतंत्रता के द्वारा मैं श्रेष्ठतम स्थलों को देख सकता हूं। कहने का मतलब कि भौतिक और नैतिक दोनों जिससे विकास हो, वो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। केवल सांसारिक जीवन में नहीं, नैतिक जीवन में भी जिससे विकास हो। अब यहां पर थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि हमें व्यापक होना चाहिए। और फंडामेंटल राइट तो हमने जान लिया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो क्रीम है, जो एकदम मलाई है अधिकारों में, वो मौलिक अधिकार है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या भारत में कुछ अन्य प्रकार के अधिकार भी हैं? जैसे कई बार आप सुनते हैं कि कानूनी अधिकार, या सांविधिक अधिकार, या संवैधानिक अधिकार, या मानव अधिकार। तो ये सब क्या है? तो ये सही है कि भारत में व्यक्तियों को, नागरिकों को केवल मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं, अनेक प्रकार के अधिकार प्राप्त है। तो एक बार थोड़ा उस पर भी नजर डालते हैं। कई बार, और यहां से पीटी में बड़े अच्छे सवाल आते हैं, आईएएस में इवन सवाल आया है। जैसे अभी मैं समझता हूं 2-3 साल पहले सवाल आया था कि मतदान का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। और 4 ऑप्शन है: मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार, और मानव अधिकार। तो अब कितना रटोगे आप कि ये अधिकार इसमें, ये वो रटने से नहीं होगा। फॉर्मूला जान लीजिए। फॉर्मूला क्या जान लीजिए कि मौलिक अधिकार क्या होता है, उसको पहचानने का तरीका जान लो। संवैधानिक अधिकार क्या होता है, उसको पहचानने का तरीका जान लो। कानूनी सांविधिक अधिकार क्या होता है, उसको पहचानने का तरीका जान लो। मानव अधिकार को पहचानने का तरीका जान लो। तो रटने की जरूरत ही नहीं है। वहां जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे, दिमाग लड़ाएंगे, कह देंगे कि नहीं, ये फला अधिकार है। तो आइए थोड़ा सा, भारत में अधिकार कितने प्रकार के, या भारत में व्यक्तियों को
कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त है उसको एक बार जानने का प्रयास करते हैं। तो एक हेडिंग जैसे मैं चार्ट बना रहा हूं वैसे बनाओ, भारत में अधिकार, राइट्स इन इंडिया, भारत में अधिकार, और जैसे मैं चार्ट बना रहा हूं आप भी बनाइए, भारत में अधिकार, भारत में अधिकार। और यदि भारत में हम अधिकारों का वर्गीकरण करें तो इसको चार मुख्य रूपों में कर सकते हैं। मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, दूसरा संवैधानिक अधिकार, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, मौलिक अधिकार, दूसरा संवैधानिक अधिकार, तीसरा कानूनी, उसी को विधिक भी कहते हैं, तो कानूनी या विधिक, और उसी को कहते हैं सांविधिक भी, इंग्लिश में कहेंगे लीगल। तो कानूनी, विधिक या सांविधिक अधिकार, और आखिर में है मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार। भारत में अधिकार को किस रूप में हम रखेंगे? मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानूनी, विधिक या सांविधिक अधिकार, और मानव अधिकार। इसका मतलब अगर राइट्स इंडिया में कितने प्रकार के, उसको हमें समझना है। तो ये चार मुख्य रूपों में अधिकार भारत में प्राप्त है, तो हमें ये भी प्राप्त है, ये भी चारों है। आइए जानते हैं चारों का डिफरेंस क्या है। यही फॉर्मूला है जिससे आप उन प्रश्नों का हल कर पाओगे कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है। अब चार ऑप्शन है, क्या टिक करें? समानता का अधिकार कैसा अधिकार है, तो कैसे इसको टिक करेंगे? तो चारों का फॉर्मूला जानते हैं कि ये चार प्रकार के राइट्स क्या है। सबसे पहले मौलिक अधिकार के बारे में लिखो, पहले मैं सबकी परिभाषा लिखता हूं। संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में वर्णित अधिकार, ये कहलाएंगे फंडामेंटल राइट। संविधान के भाग 3 में वर्णित अधिकार, इसका मतलब मौलिक अधिकार भारत में वे अधिकार हैं, उन अधिकारों को भारत में फंडामेंटल राइट्स कहा जाएगा, जो संविधान के भाग 3 में है, पार्ट 3 में है। और याद करो, पार्ट 3 का मतलब आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में जिनको रखा गया है, वे भारत में मौलिक अधिकार हैं। और ऐसे अधिकार आगे पढ़ेंगे 6 हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान के भाग 3 में वर्णित अधिकार है, तो जो पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 तक यदि पाया जाता है तो आप टिक कर देना, ये फंडामेंटल राइट। तो मौलिक अधिकार का ट्रिक हमने समझ लिया कि जो भाग 3 में है वो मौलिक अधिकार है। अब आते हैं संवैधानिक अधिकार कौन सा है। संवैधानिक अधिकार वे अधिकार है जो संविधान में है, साथ साथ लिखते चलना है, संविधान में, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन भाग 3 के बाहर है। ये भी संविधान में है लेकिन पार्ट 3 में नहीं है, पार्ट 3 से बाहर है। इसका मतलब आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में नहीं, ये उससे बाहर है। इसका मतलब ये ध्यान रखना कि फंडामेंटल राइट्स भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, फंडामेंटल राइट्स भी संविधान में ही है, और संवैधानिक अधिकार भी संविधान में ही है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों का सोर्स क्या है? संविधान। लेकिन ये भाग 3 में पाया जाता है, और ये संविधान में भाग 3 से बाहर पाया जाता है। दोनों का डिफरेंस समझिए। तो संविधान में ऐसा नहीं है कि केवल भाग 3 में ही अधिकार है, भाग 3 में तो बहुत सारे अधिकार हैं ही, लेकिन भारत के संविधान में भाग 3 से बाहर भी अनेक अधिकार हैं, और जो भाग 3 से बाहर है बट हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही, तो ऐसे अधिकारों को हम कहेंगे संवैधानिक अधिकार। जैसे कि एग्जाम्पल लो कि पहले संपत्ति का अधिकार भाग 3 में था, लेकिन अभी हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 300A, आर्टिकल 300A, और यह है संपत्ति का अधिकार।
राइट टू प्रॉपर्टी। इसका मतलब संपत्ति के अधिकार का आर्टिकल देखो, आर्टिकल क्या है 300A। 300A का मतलब 12 और 35 के बीच नहीं है, उससे बाहर है 300 आर्टिकल और 300A। 300A अब याद करो ब्रैकेट में नहीं है तो 300 का हिस्सा नहीं है, वो सब हम पढ़ चुके हैं कि खंड क्या होता है, उपखंड क्या होता है। तो 300A ये संपत्ति का अधिकार है। 300A राइट टू प्रॉपर्टी है। 300A है तो भारत के संविधान में ही, क्योंकि ये भाग 12 में है। आर्टिकल 300A किस भाग में पाया जाता है? भाग 12 में, तो भाग 3 में नहीं है, लेकिन है भारत के संविधान में ही। और चूंकि वह भाग 3 में ना हो लेकिन भारत के संविधान में है, इसीलिए इसे हम कहेंगे संवैधानिक अधिकार या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो संवैधानिक अधिकार वे अधिकार हैं जो भाग 3 से बाहर है, जैसे संपत्ति का अधिकार, ये फंडामेंटल नहीं है। इसी तरह आगे जब इससे बढ़ते हैं तो आर्टिकल 301 इसमें भी एक अधिकार है, और यह अंतरराज्य व्यापार का अधिकार। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अंतरराज्य व्यापार का अधिकार। राइट टू इंटर स्टेट ट्रेड, इसका मतलब एक राज्य से वस्तु दूसरे राज्य में ले जाकर बेचना भी एक अधिकार है। तो ये नहीं कह सकता कि यूपी का सामान दिल्ली में क्यों बिक रहा है, कोई नहीं मना कर सकता, भाई बिकेगा। आप देखिए आम का मौसम है तो दिल्ली में कहां है बगीचे? दिल्ली तो एक शहरी क्षेत्र है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, बट दिल्ली में आजकल हर ठेले पे आम मिल रहे हैं, और जहां का आम खोजिए वहां का मिल जाएगा। रत्नागिरी का अल्फांसो चाहिए तो वो मिल जाएगा। अब उत्तर प्रदेश का दशहरी और वो कौन सा आम होता है चौसा, वो चाहिए तो मिल जाएगा। बिहार का विश्व प्रसिद्ध जर्दालू आम चाहिए तो वो मिल जाएगा, जो आजकल नीतीश जी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो शराब से उनकी सारी इनकम बंद हो गई शराबबंदी से, तो अच्छी बात है, अलग अलग। इसका मतलब कि ये कैसे आ रहा है दिल्ली? ऑफ कोर्स वहां के व्यापारी, वहां के किसानों से व्यापारी खरीद रहे हैं, फिर यहाँ लोड, वहां लोड कर रहे हैं, यहाँ अनलोड हो रहा है, और उसके बाद उसको फुटकर विक्रेता ठेले पे सब जगह ले लेके बेच रहा है। और ये राइट है, ये कोई जुर्म नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको उठा के कि ये वहां का आम यहाँ कैसे बेच रहे, कहेगा कि 301, हालांकि उस ठेले वाले को ज्ञात नहीं होगा, बट फिर भी 301 के तहत अंतरराज्य व्यापार का अधिकार है, मतलब एक राज्य की वस्तु दूसरे राज्य में बेची जा सकती। ये किस आर्टिकल 301? तो यह मौलिक अधिकार नहीं, क्योंकि भाग 3 में नहीं, ये भी भाग 12 में है। लेकिन यह किस प्रकार का अधिकार है? संवैधानिक अधिकार। तो मैं समझता हूं दो अधिकारों का अंतर आपने अच्छे से समझ लिया। कौन कौन सा? मौलिक और संवैधानिक। मौलिक अधिकार जो संविधान के भाग 3 में पाया जाता है, मतलब आर्टिकल 12 से 35, स्वतंत्रता, समानता आदि। और संवैधानिक अधिकार जो भाग 3 से बाहर है लेकिन संविधान में, संपत्ति का अधिकार, अंतरराज्य व्यापार का अधिकार। इसका मतलब एक चीज अभी एकदम ध्यान में डाल लो, ताकि कभी जिंदगी में कोई कंफ्यूजन ना हो, कि चाहे मौलिक हो चाहे संवैधानिक हो, दोनों ही संविधान में, दोनों संविधान में, उससे बाहर नहीं है। बट मौलिक अधिकार भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 में, और संवैधानिक अधिकार भाग 3 से बाहर है। तो 12 से 35 को छोड़कर यदि कहीं पर कोई अधिकार है जैसे ये वाला, तो ये संवैधानिक कहलाएगा। तो मैं समझता हूं दो तो हमने अच्छे से जान ली, मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार। अब आते हैं कानूनी या विधिक या सांविधिक, ये थर्ड वाले पर। इसको मैं एक सेपरेट पेज लेता हूं। कौन सा? थर्ड। याद करो, कानूनी, विधिक या सांविधिक। तो एक ही है, उसी को कानूनी भी कहा जाता है, उसी को विधिक भी कहा जाता है, और उसी को सांविधिक भी कहा जाता है। लीगल राइट्स और स्टैट्यूटरी राइट्स। तो कानूनी, विधिक या सांविधिक। अब कानूनी, विधिक या सांविधिक अधिकार ये संविधान में नहीं है। इसका मतलब वे अधिकार जो संविधान की देन नहीं। इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जो अभी दो पढ़ा था पहले, मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार, वो संविधान की देन है, उसका स्रोत संविधान है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हमको। लेकिन भारत में नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार भी प्राप्त हैं
जिसका संविधान में कहीं अधिकार के रूप में उल्लेख नहीं है, बट फिर भी हमें प्राप्त है। अभी एग्जाम्पल देता हूं कि फिर भी हमें अधिकार के रूप में प्राप्त है। कैसे प्राप्त है भाई? जब संविधान में नहीं लिखा है राइट्स के रूप में, तब मुझे कैसे वो प्राप्त है या आपको कैसे प्राप्त है? तो कहा जाएगा कि वो कानूनी विधिक या सांविधिक अधिकार है जो संविधान की देन नहीं है, बल्कि संसद, और उसी को क्या कहते हैं, विधायिका, पब्लिक विधायिका के कानून की देन है। संसद पब्लिक विधायिका के कानून की देन है। इसका मतलब कि संविधान में नहीं है, बट संसद ने कानून बनाया और कानून के द्वारा नागरिक को वो अधिकार दे दिया। जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि इस देश में कामकाजी महिलाओं को, वर्किंग वुमेन को मातृत्व अवकाश का अधिकार है। मातृत्व अवकाश का अधिकार है, राइट टू मैटरनिटी लीव। इस देश में महिलाओं को, कामकाजी महिला को, जो वर्किंग वुमेन है, उसको एक अधिकार है मैटरनिटी लीव की। जब शिशु जन्म लेगा तो 9 महीने और कितना, उतने टाइम तक उनको छुट्टी मिलती है विथ सैलरी, वेतन भी दिया जाएगा। बट वो राइट है कि अवकाश है, क्योंकि बच्चे, अब ऐसा नहीं हुआ कि बच्चा पैदा हुआ और उसको छोड़ के निकल जाएगा। वो काम तो केवल महाभारत में हो सकता था, यहां पर कि याद करिए कि मेनका ने बच्चे को जन्म दिया और विश्वामित्र को देके स्वर्ग चली गई। तो केवल अप्सराएं कर सकती हैं। इस धरती की माताएं तो ईश्वर से भी बढ़कर हैं। तो धरती की माताएं कभी ऐसा नहीं कर सकती कि अपने बच्चे को छोड़, जितना ऐसा रेफरेंस मिलेगा सब देवतागण ही करते। तो इस मामले में देवतागण से भी मां महान है, क्योंकि अप्सरा, तो अब अप्सरा जिसका भी प्रतीक समझो, आज के समय में भी अगर अप्सरा को हम एक उस रूप में लें तो ठीक है, वो छोड़कर चली जाएगी, ऐश्वर्या राय चली जाएगी, हो सकता है अगर उसको वो माने तो उस लेवल का, बट वो भी पालन पोषण करे। बट मतलब मातृत्व अवकाश का अधिकार, तो ऐसा तो नहीं है कि वो मेनका है कि छोड़ दिया, ये विश्वामित्र पकड़ो अपना बच्चा, हम जा रहे हैं कॉलेज, ऐसा नहीं हो। इसका मतलब आरंभिक स्तर पे 24 आवर उसको मां चाहिए बच्चे। और इसीलिए संसद ने एक कानून बनाया और कहा कि कामकाजी महिलाओं को मातृत्व अवकाश का अधिकार होगा, मैटरनिटी लीव होगा। मैटरनिटी लीव का मतलब क्या है कि जब शिशु पैदा होगा तो उसको छुट्टी मिलती है महिला को। अब ये भाग 3 में कहीं नहीं लिखा, आगे पढ़ेंगे तो भाग 3 में कहीं भी नहीं मिलेगा कि मातृत्व अवकाश, तो फंडामेंटल राइट नहीं है। भाग 3 से बाहर भी अधिकार के रूप में कहीं नहीं मिलेगा, अधिकार के रूप में कहीं नहीं मिलेगा कि महिलाओं को, बट फिर भी है इस देश में। तो सवाल उठता है कि अगर फिर भी है तो ये कैसे है? ऑफ कोर्स ये संसद के कानून के द्वारा है, ये संसद के कानून के द्वारा है, मैटरनिटी राइट। तो वो अधिकार जो संसद के कानून की देन है, उसको हम कानूनी, विधिक या सांविधिक अधिकार कहते हैं। उसको लीगल या स्टैट्यूटरी राइट के नाम से जानते हैं। ऐसे बहुत सारे अधिकार है। अब तो पैटर्निटी लीव का भी कॉन्सेप्ट आ गया। बाकी नौकरियों में क्या स्थिति है, बट एजुकेशन टीचिंग में तो हमने देखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 15 डेज का, अब 15 दिन का पैटर्निटी लीव मिलता है, कि पिता को भी 15 दिन का छुट्टी दिया जाता है विथ सैलरी, के जाओ बच्चे की देखभाल करो, उसकी मां का भी ख्याल रखो। ये मैटरनिटी, मातृत्व अवकाश किस श्रेणी में आएगा? कानूनी, विधिक या सांविधिक। तो देखो 3 का डिफरेंस अब क्लियर हुआ। मौलिक अधिकार जो संविधान में है और भाग 3 में है। संवैधानिक अधिकार वो भी संविधान में है लेकिन भाग 3 से बाहर है। और सांविधिक या कानूनी अधिकार जो संविधान में है ही नहीं, जो नहीं है संविधान में, लेकिन संसद के कानून के कारण इस देश में प्राप्त है। इसका मतलब संसद या विधायिका के कानून की देन है, लॉ की देन है, उसको कहेंगे सांविधिक अधिकार। एग्जाम्पल में आ जाएगा मातृत्व अवकाश। तो इस तरह से हमने 3 अधिकार पढ़े। कौन कौन से? मौलिक, संवैधानिक और कानूनी। उम्मीद करता हूं कि अब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपको क्लियर हो रहा है। तो फिर से एक बार बता रहा हूं कि मौलिक संविधान में है, भाग 3 में। संवैधानिक वो भी संविधान में है बट भाग 3 से बाहर है। और कानूनी या सांविधिक ये संविधान में है ही नहीं।
अधिकार के रूप में, बट फिर भी प्राप्त है। कैसे मिला? संसद ने कानून बनाकर नागरिकों को यह अधिकार दिया। या जैसे दहेज निवारण कानून, तो कहता है एक प्रकार से दहेज ना देने का अधिकार है, और अगर कोई दहेज देने के लिए बाध्य करेगा उसको जेल में डाल देगा। अब व्यवहार में क्या हो रहा है उसको भूल जाइए, लेकिन कानून यही कहता है कि यदि सिद्ध किया जा सके कि यह दहेज लेने के लिए बाध्य कर रहा है या दहेज जबरदस्ती मांग रहा है, और आप सिद्ध कर पाए, तो ऐसे ऐसे व्यापारी को, व्यापारी ही है वो मनुष्यों का, तो ऐसे व्यापारी को तुरंत जेल में डाल देगा। इस तरह के अधिकार है कानूनी, विधिक या सांविधिक। उसके बाद आता है आखिरी, मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स। तो मानव अधिकार को करने से पहले एक बार मैं आपके मैसेज देख लूं कि ये तीनों आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं। एक बार ये देख लूं। मौलिक अधिकार होंगे बिल्कुल। कहां चलो, एक सेकेंड, थोड़े से। ठीक है, गुड मॉर्निंग तो सारे हो ही गए। मैथ्स ऑप्शनल्स ठीक रहेगा। देखिए वही राजा जी, अगर मैथ्स पे बहुत ज्यादा कमांड हो, मतलब बहुत ज्यादा कमांड हो, तो कोई भी ऑप्शनल बुरा नहीं। तो मैथ्स आपको शिखर पे भी पहुंचा सकता है, शून्य पे भी ले जा सकता है। बहुत ज्यादा कमांड हो तभी लीजिए। अगर है बहुत ज्यादा, मतलब 100% कॉन्फिडेंस है, तो बिल्कुल लो, क्योंकि हो सकता है कि वो बहुत कुछ करवा दे। लेकिन मैथ्स में जीरो भी मिलता है, तो ये अपने का आकलन आप खुद कीजिए। इसलिए जिनको मैथ्स जनरल आती है, सामान्य आती है, उनको जनरली मना करता हूं। जिनका बैकग्राउंड मैथ नहीं है, तो कितना भी इंटरेस्ट है मत लो, बट बीएससी एमएससी मैथ्स में करके बैठे हो, और अगर अपनी कक्षा में रामानुजम जैसी महत्ता, मतलब कई लोग होते हैं, तो बिल्कुल रखिए। बट सोच लीजिए, मतलब ये तलवार की धार पे चल रहा है, या तो आर पार हो गए या गिर गए, बीच का रास्ता नहीं। चलिए, समझ में आ रहा है सुनीता जी? पहले आपको समझ में नहीं आ रहा था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मातृत्व का अधिकार कौन सा आर्टिकल है? कोई आर्टिकल नहीं, इसलिए तो मैं कह रहा हूं वो संविधान में है ही नहीं, वो संसद के कानून की देन है। संविधान में मातृत्व सुरक्षा की बात है, बट वो राइट के रूप में नहीं, राइट के रूप में वो संसद ने दिया। किसी को ऑन ड्यूटी किसी के साथ दुर्घटना हो जाए और उसे चोट लग जाए, तो अगर वो छुट्टी लेगा तो वो इसमें आएगा नहीं, वो मेडिकल में आएगा। अब देखो यही आ जाता है, मेडिकल राइट भी है, स्वास्थ्य का अधिकार नहीं, बट मेडिकल लीव भी मिलती है, तो उसमें आएगा। संवैधानिक राइट का कुछ उदाहरण तो दिया, तो आपको संपत्ति का अधिकार, अंतरराज्य व्यापार का अधिकार, वो सब संवैधानिक में है। हाँ, धर्मनिरपेक्षता के संबंध में मैंने फिर कहा कि वो पेपर 1 का विषय है, इसलिए मैं उसके डेप्थ में नहीं गया, जितना पॉलिटी के लिए रेलेवेंट था किया। तो सेकुलरिज्म टॉपिक, क्योंकि अब भारत में क्या है, फ्रांस में क्या है, अमेरिका, यूरोप, कौन से फिलोसोफर, वो पेपर 1 में साफ साफ पंथ निरपेक्षता लिखा हुआ है, तो ऑफकोर्स वहां पे वो चीज आपको विस्तार से होगी। सब क्लियर है, बहुत बढ़िया, शीशे की तरह साफ है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, आर्टिकल 300A, अभी उस पर भी मैं बात करता हूं कि लीगल राइट उसको माने कि नहीं। बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है, कई किताबों में उसको लीगल राइट लिख दिया है। 300A को मैं बताऊंगा क्या होगा। विधिक अधिकार का पालन ना हो तो कोर्ट, सब बताऊंगा। अभी पहले कॉन्सेप्ट समझो, मतलब मैं आपको स्टेप वाइज लेकर चलना चाहता हूं, तो अभी आगे आएगा कि विधिक अधिकार में क्या होगा, बट अभी ये तो जानो कि विधि क्या है। अभी मैं, मतलब निचले पायदान पे ऊपर भी जाएंगे। मातृत्व का अधिकार कौन सा आर्टिकल? उसका कोई आर्टिकल नहीं है। कितने दिन का अवकाश मिलता है? मैं समझता हूँ 9 मंथ्स का मिलता है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। पैटर्निटी में 15 दिन का मुझे मिला था, तो वो मुझे पता है। अब महिला लेक्चरर्स को भी मिलता है, बट कितना मिलता है? बहुत डीप पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल एकदम डीप पर जाएंगे, तो बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आ, बहुत अच्छी बात है, आप जो कहते हो वो करते हो, जो नहीं कहते हो वो डेफिनेटली करते हो। चलिए, अच्छी बात है। अभी वोट डालने पर आऊंगा, चिंता मत करो, वोट डालने पर भी आऊंगा। सब क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब चलिए, इसको समझ लिया, 3 अधिकार। अब यहां पर एक सही, बहुत जेन्युइन आपने मैटर उठाया है कि संपत्ति का अधिकार। थोड़ा सा एक दो अधिकारों की चर्चा कर लूं मानव अधिकार पर आने से पहले। अच्छा है कि इसकी आपने चर्चा कर ली कि संपत्ति का अधिकार, तो अभी आगे ये आएगा, चिंता न करें। ये कहां था, क्या था, कैसे हटा, क्यों हटा, सब मुद्दे आएंगे। बट इतना जानो कि संपत्ति के अधिकार को लेकर एग्जाम में, जब प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए, यूपीएससी में नहीं बट कई सारे एग्जाम्स में आते हैं, तो इसमें कई बार ऑप्शन में ये भी होता है, विधिक
या जिसको कहते हैं कानूनी अधिकार, विधिक या कानूनी अधिकार। मान लो चार ऑप्शन है कि संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, विधिक या कानूनी अधिकार। दूसरा है संपत्ति का अधिकार, सी है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, और डी है मानव अधिकार, मानव अधिकार। मान लो ये प्रश्न है, थोड़ा सा इस प्रश्न को देखिए कि एग्जाम में कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए संपत्ति के अधिकार को लेकर एक प्रश्न आया कि संपत्ति का अधिकार है, यही क्वेश्चन है। मान लो एबीसीडी चार ऑप्शन है, विधिक या कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, ये सेकंड ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, और चौथा ऑप्शन है मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, विधिक या कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार या मानव अधिकार, किस प्रकार का अधिकार है। तो अगर ये चार ऑप्शन है, जब भी संवैधानिक अधिकार ऑप्शन में है तो हमेशा हम किसको टिक करेंगे, संवैधानिक। फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा संवैधानिक अधिकार को दिया जाएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस। लेकिन इमेजिन करिए कि ये ऑप्शन है ही नहीं। अब देखो, अगर संवैधानिक अधिकार और कानूनी है तो हम हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे, संवैधानिक। बट इमेजिन करिए कि बी ऑप्शन में ये नहीं और तीन ही ऑप्शन है फॉर एग्जांपल, इसका मतलब संवैधानिक है ही नहीं। ऑप्शन क्या क्या है, संपत्ति का अधिकार है, कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, मानव। तो सेकंड अगर संवैधानिक नहीं है तब आपको इसको विधिक या कानूनी में टिक करना है। क्योंकि कई लोग ये तर्क देते हैं कि अंततः संसद ने ही तो इसको मौलिक अधिकार से हटाया। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा किसको देना है, संवैधानिक अधिकार को। और अगर ऑप्शन में संवैधानिक अधिकार नहीं है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, तब हमें कानूनी अधिकार को सेकंड प्रेफरेंस के रूप में टिक कर देना। ऐसे और भी दो तीन, तो संपत्ति का हमने विवाद समझ लिया कि फर्स्ट प्रेफरेंस कॉन्स्टिट्यूशनल को देंगे, और वो नहीं होगा तो लीगल को देंगे। दो अधिकारों को लेकर बहुत समस्या है, जहां सवाल आते हैं। जैसे अगर आ जाए मतदान का अधिकार, थोड़ा इसको ध्यान से समझिए क्योंकि इस पे सवाल पूछा गया आईएएस में दो बार और कई लोग गलत करके आए। अगर आ जाए कि मतदान का अधिकार, राइट टू वोट कैसा अधिकार है, इसको लेकर दो व्याख्या है। लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपको क्या टिक करना है एग्जाम में। बट देखो कि विद्वान क्या कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ऐसा एक मत कहता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बस एक दो अधिकारों को लेकर विवाद है, जिसमें एक ये भी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है। कहता है क्यों संवैधानिक अधिकार है, उसका तर्क दिया जाता है कि हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 326, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 326। तो अब देखो 326 भाग 3 में तो नहीं है, भाग 3 से बाहर है, लेकिन है तो संविधान में। आर्टिकल 326 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर है, मतलब प्रत्येक भारत का नागरिक जो 18 वर्ष से ऊपर है, और तो धर्म जाति के भेदभाव के बिना उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाएगा। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है 326। 326 या 326 कहता है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 ईयर्स या उससे ज्यादा है, तो बालिग हो गया है, और पागल ना हो, दिवालिया, ऐसी चीजें हैं, मतलब एक नॉर्मल आदमी है, तो धर्म जाति आदि के भेदभाव के बिना उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाएगा। कोई धर्म का, जाति का कोई भेदभाव नहीं होगा और उसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज किया जाएगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि यही है मतदान का अधिकार। एक तरह से मतदान का अधिकार 326 से निकल रहा, और अगर मतदान का अधिकार आर्टिकल 326 से निकल रहा है तो इसका मतलब कि मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है।
तो एक व्यू ये कहता है कि मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार, क्योंकि इसका सोर्स है आर्टिकल 326। अपनी जगह ये भी करेक्ट है, लेकिन एक दूसरे व्यू पे आते, तब मैं बताऊंगा कि एग्जाम में क्या सही करना या यूपीएससी ने किसको सही माना है। एक हमारे संसद ने कानून पारित किया, वो है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में साफ साफ लिखा हुआ है कि 18 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को मतदान का अधिकार होगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम क्या है? संसद का कानून। एक संसद का कानून है जो 1951 में बना, हमारे सिलेबस में भी है, तो इसको आगे बहुत विस्तार से हम पढ़ेंगे। ये कानून क्या है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, और यह है मतदान का अधिकार या राइट टू वोट। इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक बालिग व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होगा, मतदान का अधिकार होगा। इसका मतलब कि अगर इस नजरिए से देखें, सेकंड वाले नजरिए से देखें, तो मतदान का अधिकार कैसा अधिकार हो जाएगा? कानूनी अधिकार। अब ऐसी स्थिति में एग्जाम में हम किसको टिक करें? क्योंकि एक ऐसा भी सवाल आया है और आईएएस के एग्जाम में आया है पीटी में, कि मतदान का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। देखो सवाल तो अब पहले यहां तक समझ लो, मैं साइड हट जाता हूं ताकि पूरा स्क्रीन आपको दिखे। ध्यान से देखिए कि मतदान के अधिकार को लेकर दो व्यूज हैं। कुछ लोग कहते हैं संवैधानिक अधिकार है, कुछ लोग कहते हैं कानूनी अधिकार है। संवैधानिक वाले क्या तर्क देते हैं? आर्टिकल 326। वो कहते हैं 326 में लिखा हुआ है कि 18 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक नागरिक को मतदाता सूची में नाम दर्ज किया जाएगा। तो एक तरह से यही है मतदान का अधिकार, कि मतदाता बन गया तो उसको राइट हो गया। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में साफ साफ लिखा हुआ है कि 18 ईयर्स से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को मतदान का अधिकार होगा। अब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम एक कानून है, तो उसके लिहाज से राइट टू वोट एक लीगल राइट बनता है। यहां तक आपने समझ लिया। अब देखो प्रश्न क्या था जो आईएएस की एग्जाम में, कि मतदान का अधिकार है, एकदम डायरेक्ट सवाल, राइट टू वोट है। तो ये मत समझना कि सारे अधिकारों में डाउट्स है, दो तीन में डाउट्स है, मैं सबका उत्तर, एक संपत्ति में था तो वो बता दिया, एक मतदान में डाउट है तो इसका भी, और एक सूचना के अधिकार में डाउट है तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी सब में एकदम क्लियर है कि वो कैसा है। अब एक ऑप्शन है मौलिक अधिकार, दूसरा ऑप्शन है संवैधानिक अधिकार, तीसरा है कानूनी अधिकार, और चौथा है मानव अधिकार। ये ऑप्शन था। प्रश्न को ध्यान से देखिए और मुझे उत्तर बताओ, उसके बाद मैं डील करूंगा। अब सारा मैटर आपके पास है। मान लिया एग्जाम हॉल में पहुंच गए, वो क्लैरिटी लेकर 326 भी पता है, आरपीए भी पता है, तो क्या होगा? मतदान का अधिकार, मौलिक अधिकार, संवैधानिक, कानूनी या मानव अधिकार? फटाफट बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स का। तो अभी तक स्क्रीन पे देखिए अलग अलग आंसर आ रहे हैं, सी और बी। ऑफ कोर्स सी और बी में ही टक्कर होगी। ए सी का मतलब कानूनी, फिर आ गया ऑप्शन बी, और डी भी आ गया मानव अधिकार। मानव अधिकार किस एंगल से हो? अभी उसको डिस्कस, अच्छा मानव अधिकार अभी आपको बताया ही नहीं। तो बी और सी में एकदम जबरदस्त प्रतियोगिता चल रही है, 50-50 का मैटर है। बहुत लोग बी बोल रहे हैं संवैधानिक, और बहुत लोग सी बोल रहे हैं, बी सी ऐसे चल रहा है। बी संवैधानिक, डी मानव अधिकार, मतलब बी और सी के बीच कांटे की टक्कर है। बट ये जान लो कि एग्जाम में एक ही सही होता है, दो गोला काला करने की अनुमति नहीं है। और ऐसा नहीं कि दोनों गोला को सही मानेगा, वो चार में से एक ही गोले को सही मानेगा। बी और डी के बीच भारी, बी और सी के बीच। तो अगर इस तरह का सवाल आए तो इसको आयोग ने सी को सही माना है, तो आगे से आपको भी मैं बताऊंगा क्यों सही माना। बट अगर प्रेफरेंस देना तो हमें चारों में ये ध्यान रखना कि बी भी सही है, सी भी,
अगर दोनों होता तो सबसे सटीक उत्तर दोनों होता, बट यहां पे वो मोस्ट अप्रोप्रिएट जानना चाहता है, आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग देखना चाहता है। तो यदि हमें चारों में से एक चुनना हो तो ऑफकोर्स ए तो होगा ही नहीं, और हम देखेंगे डी भी नहीं होगा, जब आगे मानव अधिकार पढ़ेंगे तो वो नहीं है, ये बी या सी होना है। एक दृष्टिकोण से बी है और दूसरे दृष्टिकोण से सी है, दोनों हो सकता है, लेकिन हमें उत्तर देना है सी। और सही, किन्हीं ने बहुत सही व्याख्या की है, राघवेंद्र साहब ने बहुत सही आपने लिखा है कि बी में केवल वोटिंग लिस्ट में ऐड करने की बात, एग्जैक्ट। इसका मतलब अगर सी नहीं होगा ऑप्शन तब बी होगा, अगर ये ऑप्शन नहीं है तब सी होगा, बट सी ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि आर्टिकल 326 साफ साफ राइट टू वोट नहीं लिखता, वो लिखता है कि नाम जोड़ा जाएगा, उससे निष्कर्ष निकलता है। जबकि जो जन प्रतिनिधित्व संसद का कानून वो साफ साफ लिखता है कि मतदान का अधिकार होगा, और विस्तार से उसके बारे में बताता है। उस कानून में, जन प्रतिनिधित्व कानून में, उसकी परिस्थितियां सब कुछ विस्तार से बताया गया कि किन परिस्थितियों में मतदान से रोका जा सकता है, ए टू जेड, मतलब विस्तारित वर्णन जन प्रतिनिधित्व कानून में। एक और इसमें फैक्ट याद करना है तो लिख लो, एक केस भी हुआ था जिसमें यह मामला आया था, वो था कुलदीप नैयर केस। तो कुलदीप नैयर केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि प्राथमिक रूप से यह कानूनी अधिकार, कुलदीप नैयर केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि मूलतः यह एक लीगल राइट है, मतदान, मूलतः मतदान। तो कानूनी अधिकार इसलिए कहेंगे क्योंकि संवैधानिक नहीं है, यह संवैधानिक का दावा कमजोर है, क्योंकि 326 क्या कहता है कि 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति का नाम जोड़ा जाएगा मतदाता सूची में। यह नहीं कह रहे कि मतदान का अधिकार होगा, उससे हम अनुमान लगाते हैं। दूसरी बात कि विस्तार से बताता नहीं है, बट ये जो संसद का कानून ये विस्तार से बताता है कि मतदान का अधिकार होगा और क्या परिस्थितियां होंगी, ए टू जेड उसके बारे में। तो एक अधिकार के रूप में माना गया कि वह कानून में, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको स्वीकार किया कुलदीप नैयर केस में कि मूलतः मतदान का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, बेसिकली इट इज ए लीगल राइट। इसका मतलब चार में से एकदम बेहिचक किसको आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, कानूनी, क्योंकि आयोगों ने भी इसको कानूनी अधिकार ही स्वीकार किया। बट अब फिर से मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूं, एक ऑप्शन मिटा देता हूं, ये ऑप्शन है ही नहीं। चलो, अगर ये नहीं है तब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, तब इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर कानूनी है ऑप्शन में तो पहली वरीयता कानूनी को देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको कानूनी माना है। रीजन ये है कि संसद के कानून में विस्तार पूर्वक उसका वर्णन है। क्यों उसको कानूनी कहा गया, क्योंकि संसद के कानून में विस्तार पूर्वक वर्णन है, जबकि 326 में केवल यह लिखा है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ा जाए। तो कहा कि नहीं, अधिकार की व्यापकता के रूप में कानून में है, तो इसीलिए। बट वो अगर नहीं हो ऑप्शन में तब ये सही माना जाए। तो एक विवाद संपत्ति को लेकर हो तो हमने बता दिया फर्स्ट प्रेफरेंस संवैधानिक को देना, लेकिन अगर सवाल मतदान के अधिकार को लेकर हो तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना है, कानूनी अधिकार, तब आपको फर्स्ट प्रेफरेंस संवैधानिक अधिकार को नहीं देना। अब आते हैं, एक और अधिकार को लेकर विवाद है तो उसको भी कर लेते हैं, ताकि कभी प्रश्न फिर आ जाए तो ठीक है, थियरी सारा समझ रहे, बट दो में से किसको टिक करें। तो दो अधिकार तो समझ लिया, कौन कौन सा जहां विवाद है, संपत्ति का समझ लिया और मतदान। एक तीसरा अधिकार जिसको लेकर विवाद है वो है सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, कि ये कैसा अधिकार है। अब देखो, इसको लेकर भी दो दृष्टिकोण है। आरटीआई या सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है, इसको लेकर दो दृष्टिकोण है। क्या है वो? कुछ व्यक्ति मानते हैं कि ये एक कानूनी अधिकार है, लीगल राइट। तो पहला व्यू ये है कि ये कानूनी अधिकार है। क्यों लीगल राइट है? क्योंकि माना जाता है कि संसद ने एक कानून पारित किया था 2005 में, और हम सभी उस कानून के बारे में जानते हैं, सूचना का अधिकार कानून, आरटीआई एक्ट। 2005 में भारत की संसद ने एक कानून पारित किया
2005 में। वो कानून कौन सा है? सूचना का अधिकार कानून, उसी को आरटीआई कहते हैं। आजकल धड़ल्ले से उसका प्रयोग होता है, मैंने भी कई बार किया है, छुपाने की क्या बात है, बल्कि ये तो अच्छी बात है, करना चाहिए। और बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही इफेक्टिव अधिकार है। गवर्नेंस में आप पढ़ेंगे वहां पारदर्शिता, वो सब मुद्दे। हालांकि अभी मोदी जी की सरकार ने थोड़ा सा सूचना आयोग की संरचना में बदलाव कर दिया, बट फिर भी बहुत इफेक्टिव अधिकार है। और अधिकारियों के पसीने छूट जाते हैं यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति इसका ढंग से प्रयोग कर बैठे तो। एक समय था, मतलब कि जब ये पारित ही हुआ था, 6, 7, 8 की बात बता रहा हूं, कि यूपीएससी के खिलाफ एक मुकदमा मैंने भी लड़ा हुआ है। बहुत कम लोग जानते हैं, मैंने 8 छात्रों ने लड़ा हुआ। 2005 में आखिरी अटेम्प्ट मैंने दिया था। 2 मार्क्स से, मतलब उस बार मेंस का नहीं आया, मतलब इंटरव्यू का कॉल नहीं आया। 2 मार्क्स से, 2 मार्क्स का मतलब 987। 987 वाले को उस समय ज्यादा याद करो कि पूरा पैटर्न अलग था और मार्किंग भी थोड़ी दमदार होती थी। अभी तो 987 में फाइनल सेलेक्ट हो जाता है, बट उस समय मुझे अच्छी तरह याद है कि 987 में मेरा एक दोस्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल में था, अभी ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में वो चले गए हैं, तो 987, इसी से मैंने समझा कि 987 को तो कॉल आया था। तो 987 वाले को इंटरव्यू के लिए बुलाया था। उस समय ज्यादा, मतलब 300-300 नंबर के पेपर होते थे, 1800, तो मतलब लंबा ये था, और मार्किंग भी थोड़ी लिबरल थी। अभी तो 650-700 आता है मेंस में, उस समय 1000 के करीब भी मार्क्स आते। तो 987 पे मेरे एक दोस्त को, जो बगल के ही कमरे में साथ हम लोग तैयारी, उनको कॉल आया। जब मेरी मार्कशीट बाद में आई, वो भी मार्क्स आता था यूपीएससी का, तो उसमें 985 था। तो ये तो मुझे पता चल गया कि मतलब बार बार मेंस से इंटरव्यू दे रहा था, बट आखिरी में इंटरव्यू भी नहीं दे पाया। भी एक ही बात थी कि उसका रीजन वही था कि 987 यहाँ 985। अच्छा, जो 987 वाले थे उन्होंने इंटरव्यू में अच्छा किया, वेटिंग लिस्ट में उनको रखा। वेटिंग का सिस्टम उस समय शुरू हो गया, और देखिए कि वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ तो बढ़िया नौकरी मिल गई, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। तो ये सब थी। तो उसमें हमने मुकदमा किया था 8 लोगों ने मिलकर, जो इसी रेंज वाले थे, मतलब 980 के अराउंड वाले, कि हमें लग रहा था कि हमारी और भी और स्केलिंग वगैरह बहुत तरीके से होती है यूपीएससी में। तो कुछ पेपर्स में ऐसे नंबर आ गए थे जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। अच्छा, मेंस क्लियर करते करते इतना तो आइडिया आ ही गया था कि क्या लिखने पे क्या आता है। तो ये पता था कि इसमें जो नंबर आया है एक आध पेपर में, वो किसी भी एंगल से जस्टिफाइड नहीं, तो जरूर कुछ गड़बड़ी हुई। चाहे तो इनका स्केलिंग का सिस्टम उसके लिए जिम्मेदार, कुछ प्रॉब्लम है। तो हमने लंबा मुकदमा लड़ा था, दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। विक्रमजीत सेन बहुत अच्छे जज थे, हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा संज्ञान, बट यूपीएससी की ताकत इतनी ज्यादा है, प्लस उसके संसाधन इतने ज्यादा है कि छात्र कहां तक उसका मुकाबला करेगा। बट हमने बहुत आरटीआई वगैरह का उसी समय से यूज मैं करने लगा था, तो सारा इंफॉर्मेशन, खर्चे, उसको भी हमने बहुत परेशान किया। उनकी जो मुख्य लॉयर उस समय, कोई ज्योति नाम की एक बड़ी सीनियर ये हुआ करती थी। एक बार, मतलब छात्र भी हम लोग हमेशा खाली थे उस समय, तो जाया करते थे कोर्ट में। तो वो भी तो कहा भी कि यार तुम लोग परेशान कर रहे हो इस संस्था को, क्योंकि बाद में हमने भी रणनीति अपनाई कि तुम अपनी ताकत, तो हम इसका यूज करेंगे, तो खर्चे का ब्यौरा दो, तो फला दो, चिला दो, इतना इंफॉर्मेशन। और 8 लोग थे, तो हर आदमी आरटीआई मारते रहे, तो वो भी परेशान थे समूह से। फिर आखिर में वो जीत गया, बस सीधी सी बात, इतना जान लिए। वो कैसे जीता, तो उसका अपना ये था कि उसने टेक्निकल सिद्ध कर दिया कि नहीं, अगर हम स्केलिंग नहीं करेंगे, स्केलिंग का मतलब ये जान लो, ये यूपीएससी ने एक्सेप्ट किया कि जितना मार्क्स मुझे एक्चुअली मिला, हो सकता है कि जब रिजल्ट आए तो उसका आधा मार्क्स मुझे रिफ्लेक्ट का। क्यों? तो स्केलिंग कर दी, क्षेत्र के आधार पे, लैंग्वेज, वो कई फॉर्मूले उसके होते हैं, इतना जटिल है फॉर्मूला। तो चलिए उस पे नहीं, तो ये बहुत ही बढ़िया शानदार चीज है। इससे कम से कम इतना तो वकील ने भी उसके कहा ना, जो सबसे उसकी सीनियर वकील थी, कि तुम लोग परेशान कर रहे हो संस्था को। तो इसका वही मैं कह रहा हूं कि कोई अच्छा, तो जब यूपीएससी को परेशान किया जा सकता है, तो वो बहुत बड़ी संस्था है, तो छोटे मोटे अधिकारियों को तो पानी पिलाया जा सकता है, बट फिर भी क्यों किसी को कोई पानी पिलाए, क्यों परेशान करे? क्योंकि ये जान लो कि अधिकारी गण भी जब काम करते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो सब बेईमान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कलेक्टर साहब बेईमान है या एसपी साहब, बट इतना उनके ऊपर वर्कलोड है, ये सच्चाई है। मैं कह, ये सच्चाई है कि इतना वर्कलोड है उनके ऊपर, और इतनी जगह साइन करते हैं, इतने खर्चे उनके कलम से होते, और हर जगह कलेक्टर साहब भगवान तो नहीं है ना, सारा कहीं क्लर्क कर रहा है, कहीं वो कहां कहां बेचारे करेंगे।
तो जहां पर भी इस लेवल पर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बेईमान लोग, हो सकता है वो भी बहुत ईमानदार हो, बट तकनीकी जटिलता है कि उनका नेचर ऑफ वर्क ऐसा है, इवन बीडीओ साहब, कि नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि वो प्रॉब्लम रहता ही रहता है। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई इसी को जीवन का लक्ष्य बना ले, पढ़ा लिखा व्यक्ति होशियार हो, उसको हिंदी अंग्रेजी सब आती हो, सारी योजनाओं को निकाले, एक एक और 6 महीना इस पे समय दे दे, तो ईमानदार से ईमानदार अधिकारी संकट में पड़ जाए। तो इसीलिए अभी मोदी जी ने कानून को थोड़ा बदला भी है। तो एनीवे उस पे रहने, तो यहां पे आ जाओ, कानूनी अधिकार। 2005 में सूचना का अधिकार कानून पारित हुआ, और ये जो सूचना का अधिकार कानून है, इसने सूचना के अधिकार को मान्यता दी। तो इस लिहाज से सूचना का अधिकार कैसा अधिकार बनेगा? कानूनी अधिकार, क्योंकि संसद के कानून की देन है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। कुछ लोग कहते हैं कि सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट है। भाई क्यों? इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ये आगे पढ़ेंगे, इसमें एक अधिकार है जिसको हम कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो यहां अभिव्यक्ति वर्ड का संज्ञान लिया, अभिव्यक्ति वर्ड का संज्ञान लिया। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के। अभिव्यक्ति, तो कहा कि अभिव्यक्ति का मतलब क्या है? विचार को प्रकट करना। तो न्यायालय ने कहा अभिव्यक्ति के लिए सूचना पाना जरूरी है, सूचना पाना जरूरी है। क्योंकि अगर मुझे सूचना ही नहीं है कि फार्म बिल क्या है, तो मैं कैसे फार्म बिल के बारे में बोलूंगा? बात तो सही है। अगर मुझे किसानों के आंदोलन के बारे में कोई सूचना ही नहीं, जानकारी ही नहीं है, तो मैं कैसे बोलूंगा? अगर मुझे यूपीएससी की स्केलिंग प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी ही नहीं, तो मैं कैसे बोलूंगा कि यूपीएससी की स्केलिंग प्रक्रिया सही है कि नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति का अधिकार नागरिक को है, और अभिव्यक्ति प्रभावशाली होगी जब नागरिक के पास सूचना उपलब्ध होगी, और इसलिए सूचना पाने का अधिकार है। स्पष्टता नहीं कहा कि सूचना का अधिकार जैसी कोई अधिकार है, बट ये प्रेक्षण किया, ये एनालिसिस किया कि नागरिक को सूचना पाने का अधिकार है, मतलब सूचना जरूरी है। ये नहीं कहा कि सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। तो कोर्ट ने कैटेगरिकली स्पष्ट रूप से नहीं कहा, बट कहा अभिव्यक्ति के लिए सूचना जरूरी है। तो इसके आधार पर कई लोग कहते हैं कि ये मौलिक अधिकार है, क्योंकि अभिव्यक्ति एक मौलिक अधिकार है और अभिव्यक्ति के लिए सूचना जरूरी है। तो अब हम देखते हैं कि यहां पर जो दो अप्रोच है, कि कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार, इसका मतलब कि ये जो दो मत हैं वकीलों के, जो लॉयर्स हैं, उनके जो मत रहे अदालत में और मुकदमे हुए, तो उसको लेकर कि कोई लीगल कह रहा है और कोई फंडामेंटल कह रहा है, तो हमें किसको टिक करना है? तो ध्यान रखना है कि हमें फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा कानूनी अधिकार को देना। पहला हमें प्रेफरेंस हमेशा किसको देना है सूचना के अधिकार में? कानूनी अधिकार। इसलिए क्योंकि इसमें स्पष्टता नहीं किया, इस मौलिक अधिकार को क्लियरली नहीं कहा कि ऐसा कोई राइट है, कहा कि सूचना पाना जरूरी है। ये जो आरटीआई कानून है 2005 का, ये जो कानून है 2005 का, ये बहुत विस्तार से बताता है, जो 2005 का कानून है, ये विस्तार से बताता है कि सूचना का अधिकार है, सूचना प्राप्ति के तरीके, यदि सूचना ना दे, हमने सूचना मांगी, 30 दिन के भीतर सूचना देनी है, 30 डेज, अगर नहीं देता है तो क्या एक्शन होगा, सबके बारे में विस्तार से बताता है। तो इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा किसको देंगे? कानूनी। बट अगर कानूनी नहीं है ऑप्शन में, अगर कानूनी नहीं है ऑप्शन में, तो सेकंड प्रेफरेंस आप किसको देंगे? मौलिक। मान लीजिए प्रश्न आ जाए कि सूचना का अधिकार है संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, तो आप बिल्कुल मौलिक टिकी। बट यदि कानूनी है तो फर्स्ट प्रेफरेंस कानूनी। इसका मतलब 3-4 अधिकारों को लेकर समस्या है,
बेसिकली 3 अधिकारों को लेकर, तीनों में हमारा मत क्या होगा? संपत्ति का अधिकार फर्स्ट प्रेफरेंस संवैधानिक, मतदान का अधिकार फर्स्ट प्रेफरेंस कानूनी, सेकंड संवैधानिक, और सूचना का अधिकार इसमें भी फर्स्ट प्रेफरेंस कानूनी, सेकंड प्रेफरेंस मौलिक। तो मतदान का अधिकार मूलतः कानूनी है, सूचना का अधिकार मूलतः कानूनी है। ऑप्शन में कानूनी नहीं रहने पे हम दूसरे को टिक कर पाएंगे। तो ये 3 अधिकार हमने देखे, एक बार केवल देख लूं कि सब समझ में आ रहा है कि नहीं। स्केलिंग वो एक अलग चीज है, वो डिस्कस करेंगे कभी। इसलिए मैं हमेशा अपने को ये स्वीकार करता हूं कि मैंने हर बार इंटरव्यू दिया, हालांकि क्योंकि 2 मार्क्स थे और वो भी उस तरह से मिस करने को, तो मेरी अंतरात्मा अभी भी उसको स्वीकार नहीं करती है कि वो सही था। बट फिर भी रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है, तो उसका हम विरोध कर सकते हैं। विरोध करने से आतंकवादी नहीं हो जाएगा। एक ही रास्ता बचता है संविधान का, कानून का, उसका हमने पूरा सहारा लिया जितना है। उस समय तक थोड़ा बहुत मैं ही कुछ कमाई भी करता था। कारण ये था कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगा था, तो वेतन शुरुआती दौर में बहुत कम था, बट जितना भी था, शादी वादी नहीं हुई थी उस टाइम पे, तो मतलब 1-2 साल उसको हमने खींचा था। बाकी सब तो ऐसे बेरोजगार थे, तो इसी बहाने मिलना जुलना। बट उतने संसाधन में आप नहीं जीत सकते उससे, ये भी एक सत्य है कि शायद हम लोगों के पास भी, अगर हमने कितने केटीएस तुलसी सब वकीलों के पास रिक्वेस्ट लेकर पहुंचे थे कि बहुत बड़ा मामला है, प्रशांत भूषण ने थोड़ी बहुत इच्छा जताई भी थी कि आप हमारी ओर से एक बार लड़के देखिए, क्योंकि हम लोग क्या रहे, छोटे मोटे लॉयर लाते थे और बस पैसा कहाँ था फीस देने के लिए। बट बात बनी नहीं किसी भी कारण से। तो शायद कोई बड़ा लॉयर खड़ा हो जाता हम लोगों की ओर से, राम जेठमलानी, तो कोर्ट पे भी उसका एक दबाव पड़ता है, हमने देखा न्यायिक प्रक्रिया में। तो उधर यूपीएससी का लॉयर खड़ा है, बड़ा लॉयर खड़ा है, उसको खूब फीस दे रहा है। इधर हमारी ओर से कोई जॉली एलएलबी टाइप से है, बेचारा खूब मेहनत कर रहा है, बट कहां तक जाएगा। तो वही बहुत सारी चीजें आती हैं। ऐसा नहीं समझें कि जीत और हार हमेशा न्याय की ही होती, मतलब सिद्धांत में यही कहना पड़ेगा कि न्याय की होती है, बट हमेशा नहीं होती। कई बार न्याय की हार भी हो जाती है, हमने फील कर लिया हो। क्योंकि अभी भी मैं मानता हूं कि मत हम लोगों का सही था, जो हमने बहुत वैलिड कि हमने जितना लिखा हमको उतना मार्क्स दो, नहीं तो कितना दिखाओ कि कितना तुमने बदल दिया, क्या कर दिया, क्या तुम्हारा सिस्टम है। क्योंकि जहां भी इस तरह का मैन हैंडलिंग का पावर आप देंगे, तो फिर प्रोफेसर साहब ने मुझे कुछ दिया और आपने कुछ कर दिया, तो इसमें धांधली की गुंजाइश वहीं पे तो बनती है। और मुझे तो लगता है कोई नहीं जानता है कि कोई भारत का सबसे बड़ा घोटाला भी प्रकाश में आ जाए, कौन जानता है उसके, वो जब पारदर्शिता आएगी तो। अब बीपीएससी में उसी के आधार पर, बिल्कुल उसमें एक 5वां भी ऑप्शन होता है, तो उसी के आधार पर आप देख लेना, मतलब यही चीज है, इसी को आपको वहां पे लॉजिक लगाना है एग्जाम हॉल में। दोनों हो तो कौन होगा, हमने प्रेफरेंस तो बता ही दिया। लैंग्वेज का इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, बट लैंग्वेज ऐसा ना हो कि बहुत शानदार हो, एकदम सरल हो और पढ़ने योग्य हो। हाँ बिल्कुल, जो भी है मतलब। और ऐसा नहीं कि मैं कोई दुखी हूं, मैं बहुत बाद में खुशी, बहुत मूल्यांकन करने के बाद मैं प्रसन्न ही रहता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज ठीक है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, टेंशन फ्री हूं। एक बात ये भी है, राजाओं की भांति मैं तो कहता हूं कि असली राजा एक शिक्षक ही है। इसलिए क्योंकि जिसकी आलोचना करें, तो मोदी जी को प्रतिदिन खबर ले लेता हूं यहाँ पे खड़े होके, और सुनने वाले भी इतने लोग हैं, और कभी जरूरत पड़ेगी तो टेलीविजन पे भी खबर ले लूंगा, कि इससे डरना नहीं। एक कलेक्टर साहब ने तो एक थप्पड़ मार दिया त्रिपुरा में, हालांकि वो गलत था, पर सस्पेंड हो जाते हैं। किसी को मीडिया के सामने दो डांट देता है तो बेचारे, मतलब डेमोक्रेसी है, वो वाला मामला नहीं रहा। फिर भी आप उसकी तैयारी बिल्कुल कीजिए, उसमें जो मजा है, ये तो एक कहने की बात है, तो वो मजा कहीं नहीं है, उसमें एक संतुष्टि का भाव है, इस रूप में सेटिस्फेक्शन। इसमें क्या है कि पर्सनल इंप्रूवमेंट तो बहुत हो रहा है, सेवा भी हो रही है, बट ये सेवा भी क्या है, मतलब ये कोई सेवा मैं नहीं मानता हूँ कि फीस लिया उसको पढ़ाया, वो अपना काम करा, एक तरह से बिजनेस ही चल, उसी में थोड़ी बहुत ईमानदारी है। हाँ चलो, इसको आगे बढ़ाते हैं चर्चा को, वरना ये मामला फिर लंबा खींच जाएगा और कहीं इमोशनल हो गया, कुछ कहानी सुना बैठा। तो अधिकार पे आ जाते, हाँ यहाँ पे। तो फिर से एक बार देखिए, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, संवैधानिक अधिकार संविधान में है लेकिन भाग 3 से बाहर है, और कानूनी अधिकार संविधान में नहीं है, कानून की देन है। अब चौथे पे आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मानव अधिकार। तो लिखिए ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स, इसकी परिभाषा लिखो।
मानव अधिकार, वे अधिकार, मानव अधिकार की परिभाषा लिखिए ह्यूमन राइट्स, वे अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति को, वे अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त हैं। वे अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त है। वे अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त हैं, मानव अधिकार कहलाते हैं। वे अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त हैं, मानव अधिकार कहलाते हैं। मानव अधिकार कहलाते हैं। ये अधिकार मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी है। ये अधिकार मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी है। ये अधिकार मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी है तथा व्यक्ति इनका दावा करता है। ये अधिकार मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी है तथा व्यक्ति इनका दावा करता है, तथा व्यक्ति इनका दावा करता है, भले ही राज्य इन्हें अधिकार के रूप में मान्यता दे या ना दे। भले ही राज्य इन्हें अधिकार के रूप में मान्यता दे या ना दे। भले ही राज्य इन्हें अधिकार के रूप में मान्यता दे या ना दे। मैं शुरू से कहता हूं कि वे अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त हैं, ये मानव अधिकार कहलाते हैं। वे मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी है और व्यक्ति उनका दावा करता है, भले ही राज्य उन्हें अधिकार के रूप में मान्यता दे या ना दे। देखो, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार शब्द में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है मानव, और एक नया कॉन्सेप्ट। इसका मतलब सबसे पहला विवाद तो यही आएगा कि जब आप कहते हैं मानव अधिकार, तो क्या पहले जो अधिकार था, जैसे मौलिक अधिकार या कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार, क्या वे पशु के अधिकार थे? मतलब थोड़ा सोचो कि मानव शब्द क्यों लगा दिया भाई? जो मौलिक अधिकार है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, क्या वो बकरे को मिमियाने का अधिकार है? नहीं, तो मनुष्य का ही है, मानव का ही है। क्या जो मातृत्व अवकाश का कानूनी अधिकार है, वो पशु के लिए नहीं, वो मानव के लिए है? क्या जो मतदान का अधिकार है, वो पशु के लिए? मानव तो सारा तो अभी तक मानव का ही चल रहा था। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मानव के लिए। तो जब सारे अधिकार मानव के ही, चाहे मौलिक हो, चाहे कानूनी हो, संवैधानिक हो, तो आपने मानव शब्द क्यों लगाया? कभी इंटरव्यू में पूछ सकता है, अगर मानव अधिकार पे चर्चा हो गई और आपने बोल दिया मानव अधिकार, तो यहां पर आ सकता है कि भाई ये मानव शब्द का क्या महत्व है, ये क्या घालमेल है। बहुत सही क्वेश्चन उठ सकता है कि अगर मौलिक अधिकार भी तो मानव का ही है, वो दानव का नहीं है, ना पशु का है, ना जानवर का है, ना पक्षी का। अस्पृश्यता पशु के संदर्भ में नहीं है, मनुष्य के संदर्भ में। जो भी आप पढ़ेंगे मौलिक, वोट डालना मनुष्य के लिए, संपत्ति मनुष्य के लिए, कोई भी जानवर या पशु या दानव नहीं है। तो फिर मानव शब्द क्या है? इसी में सारा उत्तर छिपा है। इसको जान गए तो पूरा मानव अधिकार जान गए। इसका मतलब याद करो कि मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को, हमने परिभाषा में क्या लिखा कि प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त है। मानव होने के नाते प्राप्त है। फिर वो सवाल तो रह ही जाता है कि क्या मतदान का अधिकार मुझे पशु होने के नाते प्राप्त है? वो भी तो मानव होने के नाते प्राप्त है। क्या संपत्ति का अधिकार मुझे दानव होने के नाते? वो भी मानव नहीं। दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ध्यान से समझिए, बहुत ही माइनर कॉन्सेप्ट है, लक्ष्मीकांत, कहीं नहीं मिलेगा ये, बट इंपॉर्टेंट मसला तो है। तो इसकी परिभाषा सही है कि जो अधिकार मानव होने के नाते प्राप्त है, तो फिर बाकी अधिकार क्या मानव होने के नाते प्राप्त नहीं है? हम कहेंगे नहीं, जो बाकी अधिकार है, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, वो मानव होने के नाते प्राप्त नहीं। कैसे? एग्जाम्पल लो, तब क्लियर हो जाएगा।
जैसे मैं किसी भी अधिकार का उदाहरण लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल मतदान का। मतदान का अधिकार यह सत्य है कि पशु को प्राप्त नहीं, और यह सत्य है कि मतदान का अधिकार मानव को ही प्राप्त है। यह बात सही है कि मतदान का अधिकार मानव को ही प्राप्त है, यह पशु को प्राप्त नहीं है। लेकिन यह मानव होने के नाते प्राप्त नहीं, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो यह मनुष्यों को प्राप्त है, लेकिन इसलिए नहीं प्राप्त है कि वो मानव है, बल्कि मतदान का अधिकार मानव को प्राप्त है, लेकिन वह नागरिक होने के नाते प्राप्त है। इसका मतलब सारे मानवों को प्राप्त नहीं है, कुछ मानवों को प्राप्त है केवल, और वे मानव कौन से हैं? जो नागरिक हैं। तो इसके केंद्र में मानव होना नहीं है। मानव होने का मतलब है कि सभी को प्राप्त होता, जो भी मनुष्य है उसको प्राप्त होता, बट ये मानव को ही प्राप्त है, लेकिन मानव होने के कारण नहीं, नागरिक होने के कारण। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, तब क्लैरिटी आएगी। अगर हम भारत में मतदान की बात करें तो दो मानवों की मैं बात करता हूं। एक मानव भारत का है, नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी, बड़ा ही प्रभावशाली मानव है। आजकल तो उसका सूरज 7वें आसमान पे चमक रहा है, और उसकी बगल में भी एक मानव दिखता है, गंजा किस्म का मानव, तो उसका तो 14वें आसमान पे सूरज चमक। तो कहने का मतलब नरेंद्र मोदी भी एक मानव है, हमारी आपकी तरह। और एक दूसरे मानव का मैं उदाहरण लेता हूं, जो बाइडेन। ये भी अपने देश का बड़ा प्रभावशाली मानव है, जो बाइडेन। तो ये भी मानव, ये भी मानव। मानव तो नरेंद्र मोदी भी है, और मानव तो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन भी है। लेकिन जब भारत में चुनाव होंगे, जब भारत में चुनाव होंगे, तो उस चुनाव में नरेंद्र मोदी चूंकि एक नागरिक है, ये ध्यान रखना, ये मानव होने के साथ साथ क्या है? नागरिक है। और ये मानव होने के साथ साथ विदेशी हमारे लिए। तो जब भारत में चुनाव होंगे, तो अपने चुनाव क्षेत्र में नरेंद्र मोदी भी मतदान करेंगे, वो भी एक नागरिक है। तो मोदी जी भी आप देखते हैं कि वोट डालते हैं। जब चुनाव होगा गुजरात में विधानसभा का, जहां भी उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वहां वो भी वोट डाल सकते हैं। लोकसभा का चुनाव होगा, तो जहां उनका नाम दे वो भी डालेंगे। इसका मतलब कि भारत के चुनाव में नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी नाम के मानव को मतदान का अधिकार। लेकिन अगर ये मानव कहे कि मोदी जी चलिए, उसी समय ये भारत यात्रा पर आया हुआ है, और कहे कि मोदी जी चलिए हम भी जरा एक बार वोट डाल दें, देखें आपका ईवीएम कैसे चलता है, एक वोट मैं भी डाल दूं, आप ही को डाल दूंगा। कहेगा नहीं नहीं, आप नहीं डाल सकते। इसका मतलब श्रीमान, आपको मतदान का अधिकार नहीं है भारत में। आप देखो कि मानव होने के नाते यदि अधिकार प्राप्त होता, तो प्रत्येक मानव दावा करता, तो जो बाइडेन को भी देना पड़ता। इसका मतलब मानवों को ही प्राप्त है मौलिक अधिकार, और कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार मानवों को ही प्राप्त है। लेकिन वो सभी मानवों को प्राप्त नहीं है, केवल नागरिक को वरीयता देते हुए प्राप्त है। जैसे भारत में मातृत्व अवकाश, कोई भी ऐसा अधिकार, तो वो नागरिक को उसमें वरीयता दी जाएगी, विदेशी उसका दावा नहीं कर सकता। चाहे तो राज्य दे दे, लेकिन नागरिक को वरीयता है। इसका मतलब कि जो पहले के अधिकार थे, चाहे मौलिक अधिकार हो, चाहे कानूनी, चाहे संवैधानिक, उसमें नागरिकता की विचारधारा केंद्र में थी, और वो प्रत्येक मानव को प्राप्त नहीं था। लेकिन मानव अधिकार वे अधिकार है जो आपने परिभाषा लिखी कि प्रत्येक मानव को, प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त है। तो जो बाइडेन भी इसका दावा कर सकते। फिर आगे लिखा कि यह मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी है। यह मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति इसका दावा करता है। तो भारत में जो भी है, प्रत्येक व्यक्ति दावा कर सकता है, लेकिन यह राज्य की इच्छा पर है कि राज्य उसको मान्यता दे या ना दे। तो जिसको राज्य ने मान्यता नहीं, जब राज्य मान्यता दे देगा कानून के द्वारा, तो कानूनी अधिकार बन जाए। जब संविधान के भाग 3 में डाल देगा तो मौलिक, और जब तक राज्य ने उसको अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी है,
तब तक वो क्या कहलाएगा? मानव अधिकार। जैसे एक एग्जाम्पल लो, रोजगार का अधिकार, राइट टू एम्प्लॉयमेंट। भारत में रोजगार के अधिकार की स्थिति मानव अधिकार के रूप में। क्यों? क्योंकि वो मौलिक अधिकार नहीं है, वो कानूनी अधिकार नहीं है, वो संवैधानिक भी नहीं। तो भाग 3 में कहीं भी रोजगार का अधिकार नहीं। देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता है कि बेरोजगार आदमी मुकदमा कर सकता है, नहीं है, कानूनी भी नहीं है, और संविधान में भी कहीं नहीं है कि आपको रोजगार अनिवार्यता एक अधिकार के रूप में। तो इसलिए क्या है कि बेरोजगार हैं तो हैं, हम कोई मुकदमा नहीं कर सकते, बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन एक दावा सदैव रहेगा कि मोदी जी आपको रोजगार देना पड़ेगा। और राज्य भी कहेगा, मोदी जी भी कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिन दुनी मेहनत कर रहा हूं, दिन रात मेहनत कर रहा हूं, इकोनॉमी बढ़ रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, मिलेगा मिलेगा। विदेशी भी डिमांड कर सकता है कि मोदी जी जब इधर हो जाएगा तो हमको भी ध्यान में, हमको भी दे देना। नेपाली भी कह सकता है हमको भी दे देना, बांग्लादेशी। यद्यपि राज्य उसको भी कहेगा कि जब हो जाएगा हमारे पास तो चलो, जब हमारे नागरिक को हो जाएगा तुमको भी दे देंगे, लेकिन राज्य बाध्य नहीं। इसका मतलब जिसको लागू करने के लिए राज्य बाध्य नहीं, क्योंकि उसको कानूनी संवैधानिक मान्यता नहीं है, बट एक नैतिक मान्यता है, उसको मौलिक अधिकार कहते हैं। जैसे रोजगार का अधिकार मौलिक अधिकार है भारत में, शिक्षा सॉरी मानव अधिकार है रोजगार का अधिकार। भारत में शिक्षा का अधिकार पहले मानव अधिकार था, लेकिन अब शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार। तो देखो, मानव अधिकार को ही यदि राज्य मान्यता दे दे तो वह मौलिक अधिकार बन जाएगा, संवैधानिक कानूनी। और अगर मान्यता ना दे, मतलब कानून के तहत बाध्यकारी ना करे, प्रवर्तनीय ना करे, तो वह मानव अधिकार है। तो मानव अधिकार वे अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त है, बट राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। व्यक्ति दावा करता रहेगा, राज्य भी कहेगा कि प्रयास जारी है, प्रयास जारी है रोजगार का, बट कानून से नहीं ले सकते। बाकी अन्य आदेश बाध्यकारी हैं, अधिकार बाध्यकारी, उनको कानून से ले सकते। तो मातृत्व अवकाश नहीं मिलेगा तो अदालत जाएगा, महिला जाएगी, और कोर्ट उसको आदेश देगा कि भाई दीजिए, आप इसको छुट्टी दीजिए, कानून के तहत है। बट अगर रोजगार को लेकर कोई बेरोजगार व्यक्ति अदालत चला जाए तो अदालत कहेगा नहीं, इसको राज्य ने अभी अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी है, तुम्हारा मानव अधिकार है। तो मैं मानता हूं कि मिलना चाहिए। जज साहब कहेंगे मेरी भी इच्छा है कि आपको मिले, बट हम राज्य को आदेश नहीं दें। और मोदी जी भी कहेंगे कि बिल्कुल बिल्कुल मैं प्रयास कर रहा हूं, बट अभी मतलब बाध्यकारी नहीं। तो मानव अधिकार बाध्यकारी नहीं है, ये ध्यान रखना, बट नैतिक रूप से एक इंपॉर्टेंट दावे के रूप में है। मानव अधिकार ही समय पर आकर मौलिक अधिकार बन जाए। तो इमेजिन करो कि हमारे यहां इकोनॉमी इतनी डेवलप हो जाए कि जितने लोग हैं उससे ज्यादा रोजगार पैदा हो जाए। इमेजिन करिए ऐसा दिन होगा कि आप भाग रहे हैं, पीछे से 4 कंपनियां दौड़ रही है कि हमारे यहां आ जाओ, हमारे यहां आ जाओ, हाथ खींच रहा है कि प्लीज मेरे यहां ज्वाइन करिए मेरे, क्योंकि रोजगार बहुत ज्यादा है। ये काल्पनिक स्थिति है, बट कभी ऐसा हो जाए और आप कह रहे नहीं, 5वां वाला उसके यहां ज्वाइन करूंगा, सब पैर पे गिरे हुए हैं, ये नहीं नहीं प्लीज हमारे यहां ज्वाइन कर लीजिए। अगर कभी ऐसी प्रचुरता आ जाए, मतलब मैं कल्पना की बात कर रहा हूं, तो कोई मुश्किल नहीं है कि रोजगार के अधिकार को राज्य मौलिक अधिकार बना देगा। मोदी जी कहेंगे चलो संविधान में संशोधन करके भाग 3 में डाल देते, क्योंकि हमारे पास अब रोजगार देने की क्षमता है। तो मानव अधिकार ही विशेष समय पर मौलिक अधिकार बन सकता है। मौलिक अधिकार ना बनाना चाहे, भाग 3 में ना डालना चाहे, तो भाग 3 से बाहर डाल दे, तो बन जाएगा संवैधानिक अधिकार। वहां भी ना डालना चाहे तो एक कानून बनाकर रोजगार का दर्जा दे दे, बन जाएगा कानूनी अधिकार। तो मानव अधिकार ही समय के साथ कानूनी संवैधानिक, जब उनको राज्य स्वीकार कर लेता अधिकार के रूप में। तो यहां पर हमने देखा कि भारत में 4 प्रकार के अधिकार है। अब देखो, जब अधिकार एक थियरी का विषय, सिद्धांत का विषय, तो अधिकार का एक तो ये प्रमुख कानूनी संवैधानिक वर्गीकरण है। बट कुछ लोग कहते हैं सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, तो वो एक अलग वर्गीकरण है कि जिसका संबंध आर्थिक उन्नति से हो, वो आर्थिक अधिकार है। जो राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने से संबंधित हो, राजनीतिक, जैसे मतदान का अधिकार एक दृष्टिकोण से राजनीतिक अधिकार है। मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार एक दृष्टिकोण से राजनीतिक अधिकार है, और दूसरे दृष्टिकोण से वह कानूनी अधिकार है, दोनों सही। तो वो एक अलग वर्गीकरण है जो थियरी में किया जाता है। तो यहां हमने सबसे पहले जाना कि अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्या है।
और भारत में अन्य कितने प्रकार के अधिकार हैं? एक बार केवल आपके क्वेश्चंस में देख लो। जो चुनाव में लड़ता है वो भी वोट करता है, बिल्कुल, वो भी नागरिक है, वो भी वोट करता है, कैंडिडेट खुद भी वोट करता है, एकदम सही है। चलिए बहुत बढ़िया है, आप लोग बड़े पदों पे जाइए तो इन चीजों को दूर करिए, बट ये ब्यूरोक्रेट से ज्यादा ये पार्लियामेंट और उसके ये की बात है। तो फिर भी जो इस तरह की चीजें हैं, मतलब पारदर्शिता का अभाव बड़ी संस्थाओं में, उसको दूर होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। आप जो भी कीजिए, कहने का मतलब सब कीजिए, बस न्यायपूर्ण तरीके से, तो किसी के को मलाल न रह जाए कि व्यवस्था के कारण कुछ ऐसी बात रह गई। तो एनीवे, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अभी तक देखिए केवल इतना पढ़ा कि फंडामेंटल राइट क्या है और कितने प्रकार के अधिकार। अब याद करो कि मौलिक अधिकारों को भारत का संविधान विशेष संरक्षण दे। इसका मतलब कि कानूनी अधिकार भी है, संवैधानिक भी है, बट फंडामेंटल राइट को हमने एकदम अपर दर्जा दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो संविधान में उसकी खास एक जगह है, उसका एक खास महत्व है, उसको खास तरीके से ट्रीट कर रहा है, ये वीआईपी है, और बाकी अधिकारों को उतना वीआईपी नहीं। तो कभी आ जाए कि मौलिक अधिकारों को संविधान क्या विशेष संरक्षण देता है, इसका मतलब कैसे वीआईपी बनाता है। तो आगे लिखिए पैराग्राफ बदलकर, भारत का संविधान, भारत का संविधान मौलिक अधिकारों को, भारत का संविधान मौलिक अधिकारों को 3 रूपों में विशेष संरक्षण देता है। भारत का संविधान मौलिक अधिकारों को 3 रूपों में, तीन रूपों में विशेष संरक्षण देता है। भारत का संविधान मौलिक अधिकारों को 3 रूपों में विशेष संरक्षण देता है। भारत का संविधान मौलिक अधिकारों को 3 रूपों में विशेष संरक्षण देता है। इसका मतलब 3 इसके साथ वीआईपी ट्रीटमेंट। तो आ जाए कि मौलिक अधिकारों को प्राप्त विशेष संरक्षण क्या है। तो पहला लिखो, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर आर्टिकल 32 के तहत, ये भी लिख लीजिए, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर आर्टिकल 32 के तहत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। आर्टिकल 32 के तहत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इसका मतलब देखो कि अगर मेरे मौलिक अधिकारों पर हमला होता है तो मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चला जाऊं, इसका मतलब तुरंत न्याय मिलेगा। और आगे पढ़ेंगे, ये सब चीजें अभी विस्तार से आएंगी, ये आर्टिकल 32 में लिखा है। बट अगर मेरे कानूनी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो मैं मैक्सिमम हाई कोर्ट डायरेक्ट जाऊंगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊंगा। तो सबसे बड़ी अदालत से न्याय मिलेगा अगर वो मौलिक अधिकार है, अन्य अधिकारों में नहीं मिलेगा। सेकंड लिखिए, मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों का निलंबन केवल विशेष परिस्थिति में, मौलिक अधिकारों का निलंबन केवल विशेष परिस्थिति में, केवल विशेष परिस्थिति में और विशेष प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन केवल विशेष परिस्थिति और विशेष प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन केवल विशेष परिस्थिति में और विशेष प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। इसका मतलब निलंबन का मतलब है कि थोड़े समय के लिए उसको लागू होने से रोक देना। अगर मौलिक अधिकार को रोकना है कि अगर ये तय करना है कि देश में अगले 1 महीने तक अखबार नहीं छपेंगे, कोई अखबार नहीं छपेगा, तो आपने खत्म नहीं किया, 1 महीने के लिए निलंबित किया, तो ये नहीं हो सकता अभी। इसके लिए विशेष प्रक्रिया चाहिए, विशेष परिस्थिति चाहिए, और वो क्या है वो आगे पढ़ेंगे।
आर्टिकल 358, 359 वो सब इसी में पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट टॉपिक में। बट इतना जान लो कि मौलिक अधिकारों का निलंबन मनमाने तरीके से नहीं हो सकता। बट अगर कोई अन्य अधिकार है, जैसे संपत्ति का अधिकार, और एक आदेश जारी करे भारत सरकार कि 1 महीने तक संपत्ति की खरीद बिक्री नहीं होगी, भ्रष्टाचार रोकना हो, तो यह आदेश सही है, लागू हो जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकार नहीं। लेकिन यदि ये आदेश हो कि 1 महीने तक कोई अखबार नहीं छपेगा, तो मौलिक अधिकार को रोक रहा है, प्रेस की स्वतंत्रता, कहेगा नहीं, वो आदेश नहीं। तो विशेष परिस्थिति में ही मौलिक अधिकारों का निलंबन होगा, अन्य अधिकार कभी भी निलंबित हो सकते। तीसरा लिखिए, मौलिक अधिकारों में संशोधन, अमेंडमेंट, मौलिक अधिकारों में संशोधन सदैव विशेष बहुमत से ही किया जाएगा। मौलिक अधिकारों में संशोधन सदैव विशेष बहुमत से ही किया जाता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन सदैव विशेष बहुमत से ही किया जाता है। अब देखो, एक चीज मुझे डिस्कस करनी है तुम्हारे साथ, बहुमत के प्रकार, क्योंकि ये हर जगह कभी आएगा साधारण बहुमत, कभी विशेष बहुमत। तो अभी अब फंडामेंटल राइट शुरू हो गया है, बीच में किसी दिन या हो सकता है कल शुरू में ही मैं बहुमत के प्रकार जरूर डिस्कस कर लूंगा, ताकि ये चीजें क्लियर हो। बट अभी केवल लिख लीजिए कि मौलिक अधिकारों में संशोधन केवल विशेष बहुमत से किया जाएगा। विशेष बहुमत क्या है, ये कल पूरा चार्ट बना के उसमें 1 घंटा लगेगा, बट सारे बहुमत के प्रकार डिस्कस करेंगे, विशेष क्या होता है, साधारण, प्रभावी। अभी करने से फंडामेंटल अभी हम लोग का शुरू हो गया, तो बीच में वहां जाने से मजा नहीं आए। बट इतना जान लो कि उसको अमेंड करना है तो कुछ खास बहुमत चाहिए, बहुत कठिन है, अन्य अधिकारों को आसानी से संशोधित कर सकते। तो इन तीन, कभी आ जाए कि मौलिक अधिकार किन रूपों में विशिष्ट, तो यही तीन हमें बताने की विशेष संरचना। अभी हम लोग बिल्कुल बुनियादी जीरो वाली चीजें चल, एक एक करके आर्टिकल आएगा, अभी ये टॉपिक बहुत लंबा चल रहा है, बट हमने कहा कि पहले जीरो वाली चीजें। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, कभी मान लो 200 शब्द आ जाए कि मौलिक अधिकारों की प्रमुख विशेषताएं क्या है। सारी किताबों में लिखा हुआ है, बट फिर भी शॉर्ट में मैं डिस्कस करता हूं। विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, एक एक करके लिखें। अधिकांश मौलिक अधिकारों का स्वरूप नकारात्मक है। अधिकांश मौलिक अधिकारों का स्वरूप नकारात्मक है। ज्यादातर, अधिकांश मौलिक अधिकारों का स्वरूप नकारात्मक है। यद्यपि कुछ मौलिक अधिकारों का स्वरूप सकारात्मक भी है। अधिकांश मौलिक अधिकारों का स्वरूप नकारात्मक है। यद्यपि कुछ मौलिक अधिकारों का स्वरूप सकारात्मक भी है। अधिकांश मौलिक अधिकारों का स्वरूप नकारात्मक है। यद्यपि कुछ मौलिक अधिकारों का स्वरूप सकारात्मक, कुछ फंडामेंटल राइट्स का स्वरूप सकारात्मक। इसका मतलब सबसे पहली विशेषता कि फंडामेंटल राइट्स आर बेसिकली नेगेटिव इन नेचर। मौलिक अधिकार मूलतः नकारात्मक है, 2-3 को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर नेगेटिव है। और एग्जाम में, पीटी में अगर 4 ऑप्शन आए कि मौलिक अधिकार मूलतः, बेसिकली दे आर नेगेटिव, तो हमें कहना ये सही है, मूलतः नकारात्मक, कुछ सकारात्मक भी, बट मूलतः वो नकारात्मक है। तो अब फिर आप अचरज में पड़ गए कि कहां मैंने बताया कि भौतिक विकास होगा, नैतिक विकास होगा, गांधी जी को जानेंगे, भगत सिंह को जानेंगे, बेहतर मनुष्य बनेंगे, इतना बढ़िया बढ़िया हो रहा है, और नकारात्मक है। यस, मौलिक अधिकारों का स्वरूप मूलतः नकारात्मक है, बट एक गुत्थी तो बन गई कि अगर नकारात्मक है तो इतना आपने महिमा मंडन क्यों किया। अब देखिए इसका क्या जवाब है, क्यों ऐसा कहा जाता है कि मौलिक अधिकारों का स्वरूप मूलतः नकारात्मक है। जनरली हम नकारात्मक और सकारात्मक को सामान्यतः किस रूप में लेते हैं, मैं कह रहा हूं सामान्यतः, कि सकारात्मक को हम सामान्यतः गुड के रूप में लेते हैं।
और नकारात्मक को सामान्यतः हम बैड के रूप में लेते हैं। जनरली नकारात्मक को बैड होता है, सकारात्मक गुड। अभी रिजल्ट आएगा यूपीएससी का, फाइनल इंटरव्यू अभी शुरू होने वाले, रिजल्ट आएगा, किसी को फोन करेंगे आप दोस्त को कि आपका क्या रहा, कहेगा कि पॉजिटिव रहा, सकारात्मक रहा, तो आप समझ लेंगे कि बेड़ा पार हो गए, नैया निकल गई मझधार से और अब सब बढ़िया हो गया। रेंचो आकर चिल्लाने का ऑल इज वेल, गुड। और किसी दूसरे दोस्त को फोन किया कि आपका क्या रहा, थोड़ा सा रह गया, 2 नंबर से रह गया, 987 पे कॉल आया, 985 पे अटक गया, ऐसा कोई कहेगा तो आप समझ जाएंगे कि वो नेगेटिव रहा, बैड हो गया, इसके साथ बैड हो गया। तुरंत आप कहेंगे फला के साथ तो बहुत बुरा हो गया, बेचारा इतने से रह गया, उसका दोस्त ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में चला गया, फला करिए, मतलब कहेंगे गड़बड़ी हो गई, गुड और बैड। लेकिन यह सदैव नहीं है, यह सदैव ऐसा सत्य नहीं है, यह उसका एक अर्थ है। लेकिन कई बार इनके अर्थ अलग भी होते हैं, खास करके जब हम दर्शन में, संविधान में आते हैं तो एक ही शब्द का कई कई अर्थ होते हैं। जैसे मैं 2 बातें आपको कहता हूं, 2 कथन कहता हूं। पहला मैं कहता हूं चोरी मत करो, मैं 2 बातें आपसे कहूं, चोरी मत करो। और दूसरा मैं कहता हूं असहाय की सहायता करो। चोरी मत करो और दूसरा असहाय की सहायता करो। 2 बातें मैं कहता हूं, चोरी मत करो और दूसरा असहाय की सहायता करो। यहां पर आपको पहले गुड और बैड के लिहाज से बताना है और पूरे कथन के बारे में कि जो मैं कह रहा हूं वो अब मैं आपको गुड करने के लिए कह रहा हूं या बैड। तो अगर मैं आपको कहता हूं चोरी मत करो तो मैं एक गुड उपदेश दे रहा हूं कि बैड उपदेश दे रहा हूं? मैं आपको कह रहा हूं कि भाई चोरी मत करो, तो आप क्या कहेंगे कि सर गुड समझा रहे हैं या बैड समझा रहे हैं? तो ऑफकोर्स आप कहेंगे गुड समझा रहे हैं सर, क्योंकि सर कह रहे चोरी मत करो, चोरी सही में नहीं करनी चाहिए। अब कोई अच्छा समझता है तो वो एक अलग बात है, बट जनरली आप क्या कहेंगे, नहीं आप गुड बात कर रहे हैं, आप अच्छी बात कर रहे हैं, चोरी मत करो, ये कथन गुड है। पूरा कथन, चोरी की बात नहीं हो रही, पूरे कथन की बात हो रही, चोरी मत करो गुड कह रहे हैं। और कहेंगे कि आपका दूसरा जो उपदेश है असहाय की सहायता करो, यह भी गुड उपदेश है। इसका मतलब दोनों उपदेश यहां पर मेरे गुड है, कोई भी बैड नहीं। मैंने 2 चीजें सिखाई आपको, यदि कि भाई चोरी मत करना, तो ये भी मैंने गुड सिखाया। और जब मैंने सिखाया कि असहाय की सहायता करना, तो ये भी गुड है, दोनों गुड है। लेकिन दार्शनिक दृष्टि से, मैं कह रहा हूं दार्शनिक दृष्टि से, पहले कथन को हम नेगेटिव कथन के, पहले कथन को नकारात्मक कहेंगे और दूसरे को सकारात्मक कहेंगे। पहले कथन को नेगेटिव कहेंगे दार्शनिक दृष्टि से और दूसरे को पॉजिटिव। अब देखिए कि नेगेटिव भी गुड है और पॉजिटिव भी गुड है, इसको नकारात्मक क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें क्या नहीं करना है, मत करो, नो की बात है। इसका मतलब यह कथन निषेध मूलक है। दर्शन शास्त्र में ऐसे कथनों को निषेध मूलक कहते हैं और निषेध मूलक कथन को नेगेटिव कहते हैं। इसका मतलब कि जहां किसी चीज को नो किया जाए वो निषेध मूलक कथन है, निगेशन है, उसको दार्शनिक दृष्टि से नेगेटिव स्टेटमेंट कहते हैं, उसको दार्शनिक दृष्टि से निषेध मूलक कथन कहेंगे, नकारात्मक कथन कहेंगे। इसका मतलब चोरी मत करो, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि चोरी मत करो, चोरी क्यों करेगा, लेकिन कैसा कथन है, नेगेटिव। तो यह ध्यान रखना कि नेगेटिव कथन भी गुड हो सकता है। नेगेटिव फिर क्यों कहा? इसलिए कहा कि नो किया गया, तो जब नो के रूप में कोई बात कही जाए तो नेगेटिव है। और दूसरे में देखो असहाय की सहायता करो, यह भी गुड है, लेकिन यह सकारात्मक है क्योंकि इसमें नो नहीं कर रहा, यह नहीं कह रहा है कि क्या मत करो, इसमें यस कर रहा है, इसमें कह रहा है कि तुम्हें क्या करना है। दार्शनिक दृष्टि से पहला कथन नेगेटिव है, यद्यपि गुड है,
और दार्शनिक दृष्टि से दूसरा कथन पॉजिटिव है, ये भी गुड है। तो ये ध्यान रखना कि नेगेटिव हमेशा बैड नहीं हो। और जब हम ये कहते हैं कि मौलिक अधिकारों का स्वरूप मूलतः नकारात्मक है, बेसिकली दे आर नेगेटिव, तो ये सही है, बट वो बैड नहीं है। मौलिक अधिकार कभी बैड नहीं हो सकता, जिससे इतना विकास हो रहा है वो बैड होगा, ये हमेशा गुड है। बट ये वाला गुड है कि इसमें नो की बात कही, इसमें नो की बात कही गई है, निषेध मूलक। जैसे जब आर्टिकल वाइज फंडामेंटल पढ़ेंगे तो आर्टिकल 14 कहेगा कि राज्य कानून के समक्ष समानता, तो किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं करेगा। तो बहुत अच्छी बात है कि सबको समान मानेगा, उसे वंचित नहीं करेगा। बट कैसा कथन है? नेगेटिव। आर्टिकल 15, राज्य धर्म जाति के आधार पर नागरिकों के साथ सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव नहीं करेगा। तो पार्क में, स्नानघर में, नदी के किनारे, जो भी सार्वजनिक है, वहां धर्म जाति के सार्वजनिक स्थल पर धर्म जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो बहुत अच्छी बात है। क्यों होगा भेदभाव? नहीं होना चाहिए, गुड है। लेकिन कथन कैसा? नकारात्मक, नहीं होगा भेदभाव। आर्टिकल 16, धर्म जाति के आधार पर सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है, गुड है, नहीं होना चाहिए भेदभाव। लेकिन कैसा कथन है? नकारात्मक। आर्टिकल 17, अस्पृश्यता नहीं होगी। बहुत अच्छा है, नहीं होनी चाहिए अस्पृश्यता, बट कैसा है? नकारात्मक। आर्टिकल 23, बेगार नहीं होगा, ये सब आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल 24, बाल श्रम नहीं होगा। इसका मतलब ज्यादातर फंडामेंटल, मैं कह रहा हूं सारे नहीं, बट ज्यादातर मौलिक अधिकारों में नो है। और इसीलिए हमें कहना है कि मौलिक अधिकार सकारात्मक भी हैं, बट ज्यादातर मौलिक अधिकारों का स्वरूप कैसा है? नकारात्मक। तो पहली विशेषता अगर पीटी में आए कभी, तो इसमें 90% लोग गलत करके आए। अगर आएगा कि मौलिक अधिकारों का स्वरूप है मूलतः नकारात्मक, सकारात्मक, तो ज्यादातर लोग सकारात्मक को टिक कर देंगे कि मौलिक अधिकार है तो सकारात्मक हो। आपको क्या टिक कर देना है? नकारात्मक। मौलिक अधिकारों का स्वरूप मूलतः नकारात्मक, कुछ सकारात्मक भी, बट बेसिकली वो क्या है? नेगेटिव। और जब कोई एक्सप्लेनेशन पूछेगा कि भाई नेगेटिव कैसे हो गया, गंदा हो गया, आपके गंदा नहीं है, बहुत बढ़िया है, फिर भी नेगेटिव है क्योंकि अभिव्यक्ति का तरीका निषेध मूलक। तो पहली विशेषता क्या याद रखनी है? मौलिक अधिकारों का स्वरूप, मौलिक अधिकारों का स्वरूप नकारात्मक है मूलतः। यह पहली विशेषता है। अब आते हैं दूसरी विशेषता पर। मौलिक अधिकार, सेकंड लिखो, मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकारों की भांति, मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकारों की भांति असीमित या निरपेक्ष नहीं है। मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकारों की भांति असीमित या निरपेक्ष नहीं है। मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकारों की भांति असीमित या निरपेक्ष नहीं है। मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकारों की भांति असीमित या निरपेक्ष नहीं है। असीमित या निरपेक्ष का मतलब इंग्लिश में एब्सोल्यूट, तो हमें कहना है दे आर नॉट एब्सोल्यूट, नहीं है। थोड़ा समझिए इसका मतलब क्या है कि अधिकारों के संबंध में कई सिद्धांत है, सब पॉलिटिकल साइंस का विषय है तो हमें इस पे नहीं जाना है, बट कई विद्वान हैं जिन्होंने अधिकारों के बारे में बातें की। जिसमें एक विद्वान है ब्रिटेन के जॉन लॉक। जॉन लॉक बहुत बड़ी दार्शनिक है। लॉक साहब ने एक कॉन्सेप्ट दिया है, वो है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं, तो उसमें एक सिद्धांत है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स। ये किसने दिया? लॉक। वही है प्राकृतिक अधिकार। तो कभी एग्जाम में आए, से आएगा नहीं, बट कभी कहीं मिले कि प्राकृतिक अधिकार की बात कौन करता है, तो लॉक, ब्रिटेन का दार्शनिक लॉक। लॉक साहब कहते हैं कि मनुष्य जन्म से ही अधिकार लेकर पैदा होता है।
मनुष्य जन्म से ही अधिकार लेकर पैदा होता है और प्रकृति या ईश्वर ने मुझे अधिकार दिए। तो अधिकारों का स्वरूप प्राकृतिक। क्यों प्राकृतिक है? क्योंकि प्रकृति ने मुझे अधिकार के साथ भेजा है। तो अधिकार जन्मजात है, मैं अधिकार लेकर पैदा हुआ। तो कहा कि भाई किसने तुमको अधिकार दिया जो तुम पैदा हुआ अधिकार लेकर? तो कहेगा कि नहीं, प्रकृति ने मुझे अधिकार के साथ भेजा है, भगवान ने मुझे, ईश्वर ने अधिकार देकर भेजा। तो प्रकृति या ईश्वर ने अधिकार दिए, मुझे जन्म से अधिकार। फिर लॉक उसी आधार पर कहता है कि चूंकि अधिकार प्रकृति या ईश्वर ने दिए, इसका मतलब समाज ने, सरकार ने नहीं दिए। और इसलिए कहता है कि समाज या सरकार अधिकारों को कम नहीं कर सकती, उसको सीमा नहीं लगा सकती और उसको समाप्त नहीं कर सकती। तो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत मानता है और लॉक मानता है कि अधिकार असीमित, अनलिमिटेड, व्यक्ति जो करना चाहे वही उसका अधिकार है। तो लॉक अधिकार को बहुत एक्सट्रीम पे लेके चला जाता है कि उस पर कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि मोदी जी ने तो अधिकार दिया नहीं है, भगवान ने दिया है। तो अगर भगवान ने दिया है तो भगवान ही कम करेगा, मोदी जी नहीं कर सकते, संसद नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता। अधिकार असीमित है। लेकिन हम जानते हैं कि व्यवहार में यह नहीं चल पाएगा। ये अकेला व्यक्ति दुनिया में रहे तो जो मर्जी हो करे, पर जब हम समाज में रहते हैं तो अगर मुझे वाहन चलाने का अधिकार है तो आपको पैदल चलने का अधिकार। तो मैं कहूंगा कि कोई सीमा नहीं है, मैं फुटपाथ पे भी गाड़ी चढ़ा दूंगा सलमान खान की तरह। तो दूसरा कहेगा ना कि नहीं, मेरा भी तो अधिकार है, टकरा जाएगा। तो इसलिए आज ये मान लिया गया है कि अधिकार असीमित नहीं। और हमारे संविधान निर्माता भी कहते हैं कि हम प्राकृतिक अधिकारों को नहीं मानते। तो भारत का संविधान प्राकृतिक अधिकारों के स्वरूप को नहीं मानता है, बल्कि हमारा संविधान कहता है कि वे असीमित नहीं हैं। प्राकृतिक अधिकार असीमित माने गए, लेकिन हमारे संविधान में यह माना गया कि अधिकारों पर सीमाएं हैं। और जब पढ़ेंगे तो सारी सीमाओं को देखेंगे तो मुझे अभिव्यक्ति का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, बट गाली गलौज का अधिकार नहीं है। कन्हैया कुमार हो चाहे कंस कुमार हो, उसको नारे लगाने का अधिकार है, लगाओ नारे, भारत मत, वो वाला नारा मत लगाओ जो देश की अखंडता में बाधक है। तो अभिव्यक्ति की एक सीमा है, इसी तरह हर चीज की एक सीमा। आवागमन का अधिकार है, मुझे कहीं भी जा सकता हूं, लेकिन जब दंगे भड़कते हैं तो याद करो पुलिस रोक देती कि नहीं जा सकते। तो सही है। दूसरी विशेषता क्या है कि हमारे संविधान में अधिकार को असीमित या निरपेक्ष नहीं माना गया। इसका मतलब हमारा संविधान प्राकृतिक अधिकारों को मान्यता नहीं देता, वो उस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। तीसरा लिखिए, तीसरी विशेषता, मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सिबल। मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। अब इस शब्द को बहुत विस्तार से हम जान चुके हैं। इसका मतलब मौलिक अधिकारों को लागू करना जरूरी है, बाध्यकारी है। और अगर इसको लागू नहीं किया जाता, इसमें रोक लगाई जाती, तो व्यक्ति न्यायालय में चला जाएगा और आपने देखा सीधे सुप्रीम कोर्ट चला जाए और न्यायालय सरकार को आदेश देगा कि नहीं, ये फंडामेंटल राइट, ये प्रस्तावना नहीं है, मोदी जी आपको ये करना पड़ेगा, आप इसको नहीं रोक सकते। जैसे शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। अब अगर मान लो कि मेरा बच्चा 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच